नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और पहले की तरह आज मैं फिर आपसे मिलने आ गया हूँ। और आपसे बहुत सारी बातें आज करनी है। बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास अभी 2 दिन में आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे यहाँ पर रूबरू होकर सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करूँ। बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, और सब लोग कुछ ना कुछ जानना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे बात करूँ, डिस्कस करूँ। आज का जो टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिंग से रिलेटेड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन तमाम एक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि डेली प्रैक्टिस में, डेली लाइफ में एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं, अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं। और ये जो टॉपिक मैं आज बताने जा रहा हूँ, इसे सिर्फ आप सुने नहीं, इसके साथ ही आप इसे अपनी डेली दिनचर्या में जो है प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप डेली रूटीन में इसको लाइए। तभी ये फ़ायदेमंद होगा। और जो मैं आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ इस कोरोना वायरस के इस सिचुएशन में, तो आपको हेल्प पहुँचेगा। जो मैं चाह रहा हूँ, मेरा जो इंटेंशन है कि आप लोग घर पे बैठ के अपने एक्टिंग क्राफ्ट पे काम करें। तो और मैं इससे पहले कि मैं अपना आज का जो सेशन है हमारा वो मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो आ, जितने भी लोग आज नए जुड़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो लोग सारे लोग जो हैं आज मुझे मेरे चैनल पे फॉलो कर लें। मेरे बहुत सारे लिंक्स हैं। आज हमारा पार्ट 7 है, 7वां भाग है मेरे लेक्चर का। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन तमाम लेक्चर्स को अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वीडियोस जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। वीडियोस अवेलेबल है एक्टिंग फॉर फिल्म स्टूडियो के नाम से। आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर लेक्चर सुने, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो, मेरी बातें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जो मेरा अगला वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और शायद लाइट्स का थोड़ा हो रहा है। सो सबसे पहले सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें उसका जो टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, वो है हाउ टू क्रिएट अ कैरेक्टर। हम अपने चरित्र को हम अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप करें, उस पे काम कैसे करें, ठीक है। जैसे ही हमें आप स्क्रिप्ट मिलता है, जैसे ही आपको स्क्रिप्ट मिलता है, तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक्टर को ये आना चाहिए। अगर एक्टर को ये चीज़ नहीं आती है या उसमें कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं, तो भी बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आपको कंप्लीट जानकारी हो इस सब्जेक्ट का, कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट मिलता है तो आप उसे प्रैक्टिस कैसे करें, किस तरीके से करें। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललित कुमार जी जुड़ गए हैं ओके। सलीम मोहम्मद जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी लोगों का स्वागत है। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर जुड़ गए हैं यहाँ पर रहिए, तो पूरी तरीके से पूरे सेशंस को देख के जाइए, अधूरा इसको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। तो आप पूरा सेशंस यहाँ पे रह के देखें, और उसके बाद जो है आप डिसाइड करें कि आपको अपने वर्किंग पे, अपने क्राफ्ट पे कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है। सो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए, मैं जो पहला जो हमारे आज के टॉपिक का जो पहला पॉइंट है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। और जो हमारे टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि जो कैरेक्टर है, जो रोल हमें मिलता है, उसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उसे जब हम डेवलप करना शुरू करते हैं, उसे जब हम क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका ईमानदार होना। अगर आप ईमानदार हैं, आप अगर ऑनेस्ट हैं, तो आप उस कैरेक्टर्स को बखूबी उसमें आप डेडिकेशन के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ उसमें बैठ के उसको तैयार करेंगे।
अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत छोटा शब्द है ऑनेस्टी, बट ये आपको आपके कैरेक्टर्स के लिए रखनी चाहिए। अगर आप अपने कैरेक्टर्स के लिए ऑनेस्टी रखते हैं तो उससे आपका क्राफ्ट जो है, आपकी एक्टिंग स्किल जो कि आप उस पर्टिकुलर सीन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को जो आप अपने अपने अंदर लाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो उस कैरेक्टर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको जो क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो बखूबी आपको मदद करेगा उसमें घुसने के लिए, उसमें इन्वॉल्व होने के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए अपने प्रोफेशन, अपनी स्क्रिप्ट के लिए, अपने उस सीन के लिए जो पर्टिकुलर सीन आपको प्रोवाइड किया गया है, एक कास्टिंग डायरेक्टर के द्वारा, एक डायरेक्टर के द्वारा, एक कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो सीन आपको प्रोवाइड किया गया है, उस पर आपको बखूबी काम करना चाहिए। अच्छा, जो मैं पहला पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसमें ऑनेस्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लेक्चर में, पहले भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ जिसमें कि ऑनेस्टी के बारे में मैंने बताया है। स्टैन लेविस्की का जो 9 थ्योरीज, जब मैं आपको मेथड एक्टिंग का टीच किया हुआ है, मेरा लेक्चर है, उसमें आप ऑनेस्टी का इम्पोर्टेंस क्या है वो उसको बहुत विस्तार से मैं बताया हूँ उसमें। तो आप ज़रूर वो लेक्चर देखें, वो सेशन देखें, उसमें आपको ऑनेस्टी का इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि स्क्रिप्ट में कितना इम्पोर्टेंस है, एक ऑनेस्ट, एक ईमानदारी कितनी ज़रूरी है एक स्क्रिप्ट के लिए, राइट। दूसरा है कि आपको जो सीन मिला है, जो जो कैरेक्टर का सीन मिला है, कि हाँ आपको एक स्क्रिप्ट का एक कागज़ का टुकड़ा आपको पकड़ा दिया जाता है या आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है कि ये आपका कैरेक्टर है, आपको ये चरित्र जो है करना है। जब ये चीज़ आपको मिलता है, आपको जैसे ही वो स्क्रिप्ट मिलता है, तो आपका पहला जो काम होना चाहिए वो ये है कि वो जो कागज़ का टुकड़ा महज वो कागज़ का टुकड़ा नहीं है। वो जो स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड हुआ है वो स्क्रिप्ट सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है। आप उसको स्क्रिप्ट जब तक समझेंगे तब तक आप उस पर्टिकुलर सीन के साथ, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड हुआ है उसे आप एक बच्चा समझें, उसे एक न्यू बॉर्न बेबी समझिए। वो एक छोटा सा बेबी है, 15 डेज का बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो आपके हाथ में है। स्क्रिप्ट जो है वो आपका न्यू बॉर्न बेबी है, 15 दिन का बेबी है, मासूम सा बेबी है, वो आपके हाथ में है। आपको उस साइकोलॉजी के साथ, उस मेंटली स्टेटस के साथ उस स्क्रिप्ट को अपनाना होगा, उसको समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, राइट। जनरली क्या होता है कि हम जब स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आता है, हमारे हाथ में आता है, तो हम कैजुअली उसको लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम तुरंत ही पढ़ के और रेडी कर लेंगे, बट आप, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको बहुत गंभीरता से लिए। यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उसको न्यू बॉर्न बेबी की तरीके से जब आप उसे ट्रीट करेंगे, उस स्क्रिप्ट को, उस डायलॉग्स को ट्रीट करेंगे, तो आप बहुत संभाल के, बहुत बहुत डेडिकेशन के साथ उसको ट्रीट करेंगे, बहुत संभाल के ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपको डर है कि वो गिर भी सकता है अपने हाथ से, आपके हाथ से, उसको कुछ हो भी सकता है। उसी तरह वो स्क्रिप्ट जो छोटा सा एक मोनोलॉग्स है या एक छोटा सा सीन है जो कि आपको दिया गया है, उसे आप उतनी गंभीरता के साथ लें। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है जिसपे मैंने आपको बताया कि आपको वो जो चरित्र है वो आपका न्यू बॉर्न बेबी है। वो जो कैरेक्टर्स आपको दिया गया है, जो कैरेक्टर्स जिसको कि आपको रोल अदा करना है, जिसे कि प्ले करना है कुछ देर बाद, चाहे वो कैमरे के सामने हो या स्टेज पे हो, वो आपका न्यू बॉर्न बेबी की तरीके से होना चाहिए और आपको उसी तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए। उसको उतना ही दिल के साथ, कनेक्शन के साथ डेवलप करना चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। फिर मैं अगले पॉइंट की ओर आ रहा हूँ, वो है ट्रूथफुल, सच्चाई। सच्चाई की बात हम पहले भी लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में मैं फिर से आपको सच्चाई की बात, बिकॉज ट्रूथनेस के बिना, बिना सच्चाई, विदाउट सच्चाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ इम्पॉसिबल है। आपकी सच्चाई, आपकी ट्रूथनेस बहुत ज़रूरी है एक स्क्रिप्ट, एक मोनोलॉग्स को तैयार करने के लिए। अगर आप एक मोनोलॉग को तैयार करते हैं, एक स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं, तो आपका जो परसेप्शन होना चाहिए, आपके आपके अंदर जो उस पर्टिकुलर सीन के लिए, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उस चरित्र के
फीलिंग्स हो, वो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप उस पर्टिकुलर चरित्र के लिए सच्चे नहीं हैं, ट्रूथफुल नहीं हैं, तो आप उसके साथ अपना कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे। आप में आप कोशिश तो करेंगे कनेक्ट करने की उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपको बहुत मुश्किल आएगा, आप डाइवर्ट होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे। आपको ऐसा लगेगा यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये डायलॉग्स जो है इसे मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही है, इस चरित्र को मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो आपको चाहिए कि उस चरित्र का, वो जो चरित्र आपको करना है, उसके लिए आप सबसे पहले ट्रूथफुल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें अभी तक बताई, जो अभी जुड़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला है ऑनेस्टी, ईमानदार रहिए स्क्रिप्ट के साथ, उस पर्टिकुलर सीन के साथ आप ईमानदार हो जाइए। और दूसरा जो पॉइंट था वो मैंने ये बताया कि वो जो स्क्रिप्ट है, वो जो मोनोलॉग्स है, वो आपका न्यू बॉर्न बेबी की तरह आपके हाथ में है। एक 15 दिन के जन्म हुआ बच्चे की तरीके से आप उसे ट्रीट करिए, उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करिए। और जो मैंने बताया वो है ट्रूथफुलनेस, मतलब आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सीन के लिए, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो सच्चाई नहीं होगा, उस पर्टिकुलर सीन के लिए आपके अंदर ट्रूथफुलनेस नहीं होगा, तो आपका कनेक्शन डेवलप करने में, उस पर्टिकुलर सीन के साथ कनेक्शन डेवलप करने में, कनेक्शन बनाने में जो है, उसके साथ जुड़ने में, अपने आप को जोड़ने में जो है बहुत मुश्किल होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे की पॉइंट की बात हम करते हैं। आगे का जो अगला जो पॉइंट है वो है बिलीव। अच्छा, यहाँ पे बिलीव जो है वो किस पे करना है आपको, सपोज कर जी, तो यहाँ पर जो बिलीव आपको करना है, उसे आपको किस पे बिलीव करना है, कौन सी चीज़ पे बिलीव करना है। सपोज करिए कि आपको एक कैरेक्टर दिया गया है जो कि आप एक सेल्समैन हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक सेल्समैन में हैं, एक शॉप पे या एक मार्केट में, एक दुकान पे आप सेल्समैन हैं, ठीक है, और आपको वो चरित्र करना है। तो आपको सबसे पहले विश्वास, जो बिलीव होना चाहिए, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पे होना चाहिए। आपको बिलीव करना पड़ेगा उस चरित्र पे, उस कैरेक्टर पे कि यस, आप जो हैं, आप वही सेल्समैन हैं। जब तक आपका बिलीव डेवलप नहीं होगा अंदर से, आप कोई भी चरित्र नहीं कर सकते, कोई भी कैरेक्टर्स नहीं कर सकते। आप करेंगे लेकिन आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको खुद से ऐसा लगेगा यार मैं उस कैरेक्टर में नहीं जा पाया जितना मुझे जाना चाहिए था। तो आपको अगर उस कैरेक्टर्स में गहराई तक जाना है, तो आपको सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा, वो बिलीव बिल्डअप करना होगा अपने अंदर से, अपने मन के अंदर से, जो कि आप वो कैरेक्टर आप ही हो, आप ही वो सेल्समैन हो जिसका नाम राजेश कुमार है, वो आप ही हो। आप ही डेली जाके काम करते हो उस दुकान में, आप ही सामान बेचते हो। आप जब तक आपको वो बिलीव नहीं करेंगे, आप तब तक उस कैरेक्टर के साथ आपका एक तो जुड़ाव नहीं होगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और दूसरा वो कैरेक्टर आपके अंदर दिखेगा नहीं, कहीं ना कहीं ना वो उसमें फीलिंग्स आएगी, और ना आपके जेस्चर्स पोस्चर्स में, आपके चेहरे में वो कैरेक्टर दूर दूर तक नहीं दिखेगा। सामने वाले को नहीं लगेगा कि हाँ आप वही सेल्समैन का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, चरित्र कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप उस चरित्र पे विश्वास करिए, उस पे बिलीव करिए, ट्रस्ट बिल्डअप करिए। और बिल्डअप जो ट्रस्ट होगा, उसका बुनियाद जो है, उसकी जो ब्रिंगिंग है, वो है सच्चाई। क्योंकि जब तक आप सच्चे नहीं होगे तब तक आप बिलीव नहीं हो सकता। बिलीव जो है, बिलीव तभी होगा जब आप सच्चे होंगे, जब आप ट्रूथफुल होंगे किसी चीज़ को लेके। जब आप किसी चीज़ को लेके ट्रूथफुल होंगे तभी आपको बिलीव होगा। आप अपनी मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए ट्रूथफुल हैं, इसीलिए आपको बिलीव है माँ पे, कि माँ ऐसा नहीं कर सकती, माँ ऐसा नहीं बोल सकती। आप ट्रूथफुल हैं उस भगवान के लिए, उस अल्लाह के लिए,
है ना। उस भगवान के लिए, उस अल्लाह के लिए आप ट्रूथफुल हैं, इसीलिए आपको उस पर विश्वास है। तो इसलिए सच्चाई जो है वो बहुत ज़रूरी है एक चरित्र के लिए, कैरेक्टर के लिए। जब आप चरित्र के लिए, कैरेक्टर के लिए जब आप सच्चे होंगे, जब ट्रूथफुल होंगे, तो आपको विश्वास होना उस चरित्र पे शुरू हो जाएगा, आप विश्वास करने लगेंगे। और जब आप विश्वास करने लगेंगे तब आपका उस कैरेक्टर के साथ जुड़ाव जो है, वो जुड़ाव, जो कनेक्शन है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिलीव जो है वो कैसे कर सकते हैं वो आपको समझ आ रहा है। अगर आपको डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चंस में नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आया, तो मैं उस पर फिर से बोलूँगा सेशन के अंत में। अगले पॉइंट्स की तरफ हम आ रहे हैं। अगला पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो है रिलेशनशिप, रिश्ता। वैसे एक छोटा सा वर्ड है रिश्ता, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रिलेशनशिप जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है एक चरित्र के लिए? पहले हम इसको बहुत डीपली तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि एक चरित्र के लिए ये रिलेशनशिप जो है, एक रिश्ता जो है, रिलेशन डेवलप करना जो है, एक रिश्ता बनाना जो है एक चरित्र के साथ, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सपोज करिए कि आपको एक पागल का चरित्र करना है, या आपको एक डॉक्टर का चरित्र करना है, या आपको एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र करना है, कैरेक्टर करना है जो कि आप अपने लाइफ में हो ही नहीं। आपको ऐसे चरित्र, ऐसे कैरेक्टर का, ऐसे चरित्र का प्ले करना है, उसका रूप आपको प्ले करना है, उसके बारे में, मतलब उसमें इन्वॉल्व होना है, उसको जोड़ना है, जो कि आप रियल लाइफ में कभी नहीं हो, ना आपको पता है। जैसे कि कह दूं कि आपको फादर का कैरेक्टर करना है, चरित्र करना है, और आप हो 25 साल के, आपकी शादी नहीं हुई है और आपको फादर का कैरेक्टर करना है, या बैंक मैनेजर का कैरेक्टर करना है, जो कि आप बैंक मैनेजर से, आप मतलब बैंक से आपका कोई रिश्ता नहीं रहा है, आप सिर्फ अपने अकाउंट्स के लिए जाते हो, पैसे के लिए जाते हो। तो आप उस सेक्शन में, सेल में कभी आप गए नहीं, उस मार्केट में कभी नहीं आपने इंटरेस्ट लिया, ना आप कभी दूर दूर का आप आर्टिस्ट हो, और आपको बैंक मैनेजर का कैरेक्टर, चरित्र करना है, तो आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, आपके लिए सिचुएशन अलग हो जाएगी, क्योंकि आपने उस कैरेक्टर को कभी जिया नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो शब्द निकल के अभी आ रहा है हमारी बात करने में, हम जब बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन जो ये शब्द निकल के आ रहा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि आपके मानसिक पटल पे एक चित्र जो है वो अंकित होता है, वो क्रिएट होता है। और वो जो चित्र है वो बहुत ज़रूरी है एक अभिनेता के लिए। मतलब अभिनेता अगर कोई कैरेक्टर करने जा रहा है तो उसके मानसिक पटल पे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिलेट करता हुआ एक चित्र बनना चाहिए, एक पेंटिंग बननी चाहिए। अगर आप अपने दिमाग, अपने मानसिक स्तर पे एक चित्र, एक पेंटिंग बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो आप उस चरित्र को पूरी तरीके से जिंदा कर देंगे, उसमें जान फूंक देंगे आप। और ये तभी संभव है जब आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे बहुत सारे थिएटर्स में बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, लेकिन ऑब्जर्व करें क्या? सबसे बड़ी समस्या ये होती है एक स्टूडेंट के लिए, एक एक्टर्स के लिए, उन तमाम न्यू एक्टर्स के लिए, कि उनको ऑब्जर्वेशन करने का तरीका ही नहीं पता है। उनको नहीं आता है कि वो ऑब्जर्व कैरेक्टर्स को कैसे करें। उनको लगता है कि भाई मैं कैसे ऑब्जर्व करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। लेकिन टीचर्स कहते हैं कि भाई ऑब्जर्व करो बस, क्योंकि टीचर्स ने सुना हुआ है कि ऑब्जर्व करना है बस। और टीचर और स्टूडेंट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का एक तरीका है, एक फंडामेंटल, एक टेक्निक है। ऑब्जर्वेशन मतलब नहीं किसी आदमी को सिर्फ देखना, नहीं, किसी आदमी, किसी व्यक्ति को आप देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जिस व्यक्ति या जिस वस्तु को या जिस प्राणी को, मतलब एनिमल्स या पक्षी, किसी भी चीज़ को, दुनिया की तमाम कोई भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उसमें इतनी बारीकी से देख रहे हैं, उसको इतनी बारीकी से देख रहे हैं, इतनी बारीकी से देख रहे हैं कि उस ऑब्जर्वेशन में उसके एक एक चीज़ को आप उसको आंक रहे हैं, मतलब उसको मेज़र कर रहे हैं। उसका एनाटॉमी, अगर वो व्यक्ति है तो उसका एनाटॉमी, उसका प्रोपोर्शन,
उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका सिटिंग, उसका बिहेवियर, उसका जेस्चर्स, उसका पोस्चर्स, उसका एक्सप्रेशंस, उसका वॉक। तो ये सारी चीज़ें जो है एक कैरेक्टर्स के ऑब्जर्वेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब एक एक्टर ऑब्जर्व करता है तो इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, ना कि चेहरा, क्योंकि चेहरा से कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप उन तमाम चीज़ों को देखिए कि वो चल कैसे रहा है, उठ के चल कैसे रहा है, उसके हाथ के इवन उसका जो फिंगर है वो कैसे मूव कर रहा है, उसका नेक कितना मूव कर रहा है, उसका शोल्डर क्या एक्टिविटीज़ करते समय उसका शोल्डर भी मूव कर रहा है, उसका एक्टिविटीज़ करते जब वो बैठ रहा है तो बैठने के बाद उसका स्टाइल क्या है बैठने का। हर एक इंसान का एक अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है, अपना प्रोसेस होता है। हर इंसान अलग अलग तरीके से बैठता है, अलग अलग तरीके से बैठता है। हर एक इंसान अलग अलग तरीके से चलता है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से बोलता है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से देखता है, इवन देखने का भी तरीका अलग होता है। तो आपको बहुत बारीकी से, बहुत डिटेलिंग से एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर उसके राइट साइड में यहाँ पे मसल्स हिलते हैं बात करते समय, राइट, या ये राइट साइड, या ये जो हमारा राइट साइड, ये लेफ्ट साइड का जो ये आईब्रो है, ये अगर किसी का बात करते समय हिलता है, मूव करता है बात करते समय, आपको वो भी ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत यूनिकनेस है। तो इसलिए प्रत्येक कैरेक्टर का, अलग अलग कैरेक्टर्स का अलग अलग यूनिकनेस होता है, उसके बॉडी में, उसके बातों में, उसके बिहेवियर में, उसके जेस्चर्स में, उसके पोस्चर्स में, उसके मूवमेंट में, उसके चाल में। आपको वो बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी देखना चाहिए कि वो जो कैरेक्टर है वो अगर आपके साथ मिल रहा है या किसी और के साथ बात कर रहा है तो उसमें यूनिकनेस पॉइंट क्या है, मतलब उसमें अलग क्या दिख रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अलग दिख रही है आपको, उस पर्टिकुलर अलग चीज़ को, जो यूनिकनेस है उसमें, जो अलग चीज़ दिख रहा है, जिससे कि आपको लगता है यार ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है या इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, उसको ऑब्जर्व करिए और अपने कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं उसको यूज़ करिए। तो इसलिए आपको लगा होगा, आपको अब ये पता चला होगा कि ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन से जब आप ऑब्जर्व करते हो किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को, तो उसका जो है स्क्रिप्ट में जब आप कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे होते, जब क्रिएट कर रहे होते हो कोई कैरेक्टर, जब उसके क्राफ्ट पे काम कर रहे होते, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा पुश करता है, आपको हेल्प करता है आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में। इसके साथ ही जो मैं अगले पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं जो बात कर रहा था रिलेशनशिप का सीधा कनेक्शन हमारे ऑब्जर्वेशन से है, क्योंकि जो रिश्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हो, आपका नज़रिया क्या है देखने का उस रिलेशनशिप को, आप किस नज़रिए से देख रहे हो। सपोज करिए कि एक कैरेक्टर, आपको एक चरित्र मिला है, एक स्क्रिप्ट मिला है, जिसमें कि एक रिलेशनशिप है, जिसमें कि आपका चरित्र जो है वो भाई का है या सिस्टर का है। तो आप उस रिलेशनशिप को कैसे देखते हो, मतलब आपको उस रिलेशनशिप को जो है, उस रिश्ता को जो है खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपको एक ऐसे कैरेक्टर का, एक ऐसे चरित्र का रोल अदा करना है जो कि भाई है, बड़ा भाई है, और आप अपनी फैमिली में रियल में आप छोटे भाई और आपको बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले करना है। तो आपको वो रिलेशन जो है वो बिल्डअप करना होगा, वो रिलेशन जो है कनेक्ट करना होगा, वो रिलेशन जो है बनाना होगा उस कैरेक्टर के साथ। और उसके लिए ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बड़े भाई को देखे होंगे कभी कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, बड़े भाई का कुछ कर्तव्य होता है, कुछ फ़र्ज़ होता है, कुछ एक फैमिली में एक अलग तरीके से एक स्टेटस होता है बड़े भाई का। तो आप अगर उसको ऑब्जर्व करते हो उन सब चीज़ों को, तभी आप उस कैरेक्टर्स में उसको डाल सकते हो, और तब आपको पता चलेगा कि यस, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। मतलब आपको रिलेशन, आपको रिश्ता जो है इख्तियार करना है, और रिश्ता जो बनाना है उसके साथ बिल्ड करना है, बनाना है, जोड़ना है उस रिश्ते को उस पर्टिकुलर चरित्र के साथ। शायद मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि रिलेशंस को बिल्ड कैसे करें, राइट।
जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो रिश्ता को जो हम बिल्ड करेंगे, जो रिलेशन को बिल्ड करेंगे, जो कनेक्ट करेंगे एक चरित्र के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको चाहिए ऑब्जर्वेशंस, रिलेशन का भी ऑब्जर्वेशन, रिश्तों का ऑब्जर्वेशन। माँ कैसे बात करती है, एक फादर कैसे बात करता है, एक भाई कैसे बात करता है, एक चाचा कैसे बात करते हैं, एक ताऊ कैसे बात करते हैं, है ना, एक एक बूढ़ी दादी जो है वो कैसे बात करती है। अभी रिश्ते को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते के हिसाब से जो है इंसान की मानसिकता जो है वो अलग अलग तरीके, रिश्ते के हिसाब से लोग बात करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत गंभीरता के साथ रिलेशन को भी देखें। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, और अगला जो पॉइंट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए हर एक चरित्र का एक नीड होता है, एक डिमांड होता है। जो कैरेक्टर आपको दिया गया है, उन तमाम चरित्र का, उन तमाम कैरेक्टर्स का एक नीड होता है, एक ज़रूरत होती है उस चरित्र का, उस सिचुएशन में। बहुत डीप बात कर रहा हूँ, बहुत गहराई की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत दिमाग से सोचेंगे तो आपको वो चीज़ समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक चरित्र का एक डिमांड होता है, एक नीड होता है, एक ऐसा नीड जो कि हर एक चरित्र को चाहिए, हर एक कैरेक्टर्स को चाहिए, और उस क्रिएटिंग कैरेक्टर्स में, उस कैरेक्टर्स को डेवलप करने में बहुत ज़रूरी है। अगर वो नीड आप नहीं देते हैं उस चरित्र को, तो वो चरित्र जो है वो जिंदा नहीं होगा, उसमें जान नहीं मिलेगी, उसमें जान नहीं दिखेगा, वो फ्लैट दिखेगा कैरेक्टर। ऐसा लगेगा कि कर तो रहा है लेकिन वो इमोशंस नहीं आ रहे, क्योंकि उस पर्टिकुलर चरित्र का जो नीड है वो आपने दिया ही नहीं। अब मैं उस चरित्र के नीड पे डिटेल में बात करने जा रहा हूँ कि ये चरित्र का नीड क्या है, उस कैरेक्टर्स का नीड क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि एक फादर है, सपोज करिए कि फादर, एग्जाम्पल लेते हैं कि कैरेक्टर है फादर का कैरेक्टर आपको करना है, आपको स्क्रिप्ट दे दिया गया। अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई ना कोई सिचुएशन आपको दिया होगा, उस सिचुएशन, हम सिचुएशन जो है परफॉर्म करते हैं, हम अपने लाइफ का, डेली लाइफ का कोई ना कोई सिचुएशन, सीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। चाहे हम स्टेज पे करें, चाहे हम कैमरे के सामने करें, है ना। तो हम सीन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। उस सीन में उस चरित्र का नीड क्या है, उसे समझना, उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पर्टिकुलर सीन में उस चरित्र के नीड को समझ जाते हैं तो आप उस कैरेक्टर में 90% इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप घुस जाएंगे। और वो चरित्र का नीड क्या हो सकता है, वही मैं एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको एक चरित्र मिला है और वो फादर है, एक फादर का चरित्र आपको मिला है। उस फादर के चरित्र में आप उसके नीड को देखिए कि उसमें नीड क्या है उस फादर का। एक सीन में एक फादर है जिसका नीड ये है, सपोज करिए एक कैरेक्टर है जिसमें कि एक फादर है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसे बहुत ईगो है, बहुत, एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम एक चरित्र को बता रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि वो बहुत पैसे वाला है, बहुत रिच है, उसे घमंड भी है अपने पैसे पे, अपने रुतबे पे, राइट। और इसी की वजह से उसकी जो फैमिली है वो दूर होती जा रही है धीरे धीरे। उसके जो बेटे हैं वो दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो बेटा जो है उसको पसंद नहीं फादर का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका एरोगेंट बेटे को पसंद नहीं है। बेटा बहुत अलग तरीके किस्म का सोच रखने वाला है, वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और वो मेहनत से काम करने वाला इंसान है। उसकी माँ जो है, वो मदर जो है वो भी उसको पसंद नहीं करती, कहीं ना कहीं वो अपने घर में अकेला है। बहुत रिच होने के बावजूद वो अपने घर में अकेला है। तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर चरित्र का, उस पर्टिकुलर फादर है, उसका जो नीड है, वो वहाँ पे नीड क्या है कि उसके पास पैसा तो है लेकिन उसके पास अपनापन नहीं है, उसके पास रिलेशन की कमी है, उसके पास रिश्तों की कमी है। और जब तक वो उस नीड को एज ए एक्टर आप नहीं समझेंगे, तब तक वो करेक्ट इमोशन जो है वो आप इनबिल्ड नहीं कर सकते उस चरित्र में। जैसे एक शाहरुख खान का एक बहुत अच्छा फिल्म है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मदन चोपड़ा है।
तो मदन चोपड़ा का अगर वो कैरेक्टर उस नीड को नहीं समझता तो वो मदन चोपड़ा नहीं दिखता। इसलिए उस चरित्र, उस कैरेक्टर्स के नीड को समझना शुरू करिए। वो नीड, उस नीड, वो नीड क्या है और वो नीड अपने आप से जोड़िए। मतलब आप वो सोचिए कि आपकी नीड है, वो एक एक्टर की वो नीड होनी चाहिए। जब आपके पास सीन मिलता है तो वो सीन में जो नीड है, उस चरित्र का, जो कैरेक्टर का नीड है, वो आपका नीड होना चाहिए रियल लाइफ में। जब वो आपका नीड होगा, जब वो आपकी ज़रूरत होगी, जब वो आपकी ज़रूरत बन जाएगी, जब आप उस ज़रूरत को महसूस करोगे, तब आप उस चरित्र में घुस जाओगे, इनबिल्ड हो जाओगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो कि नीड क्यों ज़रूरी है एक चरित्र के लिए, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे मैं जो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं करीब 10 पॉइंट पे आज बात करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं 6 पॉइंट अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। 4 पॉइंट और है हमारे पास जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। जो भी आप लोग, जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो लिख के रखिएगा, ताकि हम अभी आपको जवाब दे सकें। और उस नीड को आपको खुद से रिलेट करना चाहिए, मतलब खुद से, वो नीड आपकी खुद की है जो मैंने आपको बताया, राइट। वो बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर। उसके बाद जो हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं वो है, यहाँ पे कहा जाता है कि एक्टिंग जो है, जब आप अभिनय कर रहे हो, जब आप एक्टिंग कर रहे हो, तो आप लाइन के साथ, ज़्यादातर हम गलती कहाँ करते हैं, हम एक एक्टर जो है मिस्टेक कहाँ करते हैं, हम मिस्टेक वहाँ पे करते हैं क्योंकि हम आज जो अभिनय कर रहे होते हैं वो एक लाइंस के साथ कर रहे हैं, या लाइन मान के कर रहे होते हैं, या वर्ड्स मान के कर रहे हो। जब आप लाइन और वर्ड्स मान के एक्टिंग करोगे, जब आप ये समझ के एक्टिंग करोगे कि ये लाइन मुझे बोलनी है, या ये मोनोलॉग्स मुझे बोलना है, या मुझे ये शब्द बोलना है, हमेशा गलत जाओगे, हमेशा आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, हमेशा आपको लगेगा आप सेटिस्फाइड नहीं होगे अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से, अपने परफॉर्मेंस से। क्योंकि जब भी आप परफॉर्मेंस दो, जब भी आप एक्ट करो, जब भी आप अभिनय करो, तो लाइन और वर्ड के हिसाब से मत करो। कभी भी आप लाइन या वर्ड्स के हिसाब से मत करो, अपनी आत्मा के हिसाब से परफॉर्मेंस दो। आप जब परफॉर्मेंस दो, जब आप परफॉर्म करो, जब आप सीन को क्रिएट करो, तो आप आत्मा के साथ करो, अपने सोल के साथ कनेक्ट करके उस चरित्र को डेवलप करो, उसको क्रिएट करो, ना कि किसी लाइंस के साथ या वर्ड्स के साथ। हम मिस्टेक हमेशा यही कर रहे होते हैं कि हम लाइंस या वर्ड्स में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। और बहुत सारा घंटा देने के, बहुत सारा टाइम देने के बाद भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाता। ऐसा कई बार एक्टर्स के साथ होता है, जो कि यहाँ पे एक्सपीरियंस एक्टर हैं, मुझे देख पा रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा टाइम देते हैं एक स्क्रिप्ट पे, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस लेवल पे पहुँचते हैं, जब हम ऑडिशन रूम में पहुँचते हैं या हम स्टेज पे पहुँचते हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमने लाइन्स और शब्द में ही हम अपने आप को उलझा के रखे हैं। हमने आत्मा से उस पर्टिकुलर चरित्र के बारे में सोचा ही नहीं, हम उस पर्टिकुलर सीन को अपने सोल से, अपनी आत्मा से उसको कनेक्ट ही नहीं किया। तो एक एक्टर कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी, जब तक आप अपने सोल से उस परफॉर्मेंस, उस सीन को क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा जब आप सीन पढ़िए तो उसको अपनी आत्मा से जोड़ने की कोशिश करिए, अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और जब आप एक बार कनेक्ट करेंगे, उस सोल से उस पर्टिकुलर सीन को कनेक्ट करेंगे, तभी वो कैरेक्टर डेवलपमेंट आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। और यही तमाम चीज़ जो है हर एक आर्टिस्ट में अप्लाई होता है, चाहे वो म्यूज़िक वाला हो, कोई सिंगर हो, कोई डांसर हो, कोई पेंटर हो, वो कोई भी तरीके का कलाकार हो, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी कला में हो, पर उनको सोल से काम करना चाहिए, उनको अपनी आत्मा से कनेक्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर संगीत में या गीत में, म्यूज़िक में या डांस में। जब तक वो सोल के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, वो जो
ओरिजिनलिटी जिसे कहते हैं, जो रियलिज्म जिसके लिए हम लोग मरते हैं कि कितना रियलिस्टिक एक्टिंग करता है, उसके लिए सोल का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप सोल से बात करोगे, जितना आप दिल से बात करोगे, जितना आप आत्मा से बात करोगे, वो उतना इंसान के अंदर तक उसको कनेक्ट करेगी, लोगों पे प्रभाव डालेगा। इसलिए आप हमेशा जब आप सीन परफॉर्म करो तो सोल के साथ बात करिए, अपनी आत्मा के साथ बात करिए, अपने आत्मा के साथ उसको क्रिएट करिए। उसकी रचना जो है आपकी आत्मा के साथ होनी चाहिए। अगला पॉइंट पे हम आ रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है और मुझे लगता है कि कई लोगों को ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, ये पॉइंट सुन के। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो अगला पॉइंट है, इसमें यह है कि जब आपको एक स्क्रिप्ट मिलता है या आप सपोज करिए सिंगर हैं, आपको एक लिरिक्स मिलता है कि ये आपको गाना है, इसको गाना है, ये लिरिक्स है, ये तैयार है, इसको गाना है आपको, राइट। या एक आप म्यूजिशियंस हैं, आपको म्यूज़िक बनाने के लिए वो दिया जाता है कि भाई आप इस पर म्यूज़िक जो है बीजीएम बनाइए, बैकग्राउंड म्यूज़िक तैयार करिए, ठीक है। आप अगर सपोज करिए पेंटर हैं तो आपको एक थॉट बताया जाता है कि आप ये थॉट है, इस पे आप एक पेंटिंग बनाइए। आप अगर एक एक्टर हैं तो आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है, स्क्रिप्ट में आपको बोलता है कि आपको बोलना होता है, आपको बताया जाता है कि ये आपका चरित्र है, ये आपका कैरेक्टर है, इसको आपको डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद आप परफॉर्म दीजिए या ऑडिशंस दीजिए या शूट करते हैं, राइट, या स्टेज के लिए। तो उस कंडीशन में जब आप स्क्रिप्ट को पहली बार जो है पढ़ना शुरू करें, जब आप पढ़ना शुरू करें पहली बार उस सीन को, उस मोनोलॉग्स को या उस डायलॉग्स को, वो पर्टिकुलर सीन जो आपके हाथ में आपको मिला है, तो उसको आप दिमाग से मत पढ़िए, माइंड से मत पढ़िए, माइंड से बिल्कुल मत पढ़िए, उसको ब्लड से पढ़िए। ब्लड, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ एक वर्ड, ब्लड से पढ़िए, खून से पढ़िए। आप इतना इन्वॉल्वमेंट लेके पढ़िए। यहाँ ब्लड का कहने का मेरा तात्पर्य है, यहाँ पे ब्लड कहने का मेरा सेंस है कि आप बहुत इन्वॉल्व होके उस पर्टिकुलर सीन को पढ़ना शुरू करिए, अंडरस्टैंड करना शुरू करिए। जब आप ऊपरी जब आप पढ़ेंगे उसको, मतलब आप कैजुअली अगर उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं जहाँ पर कि एक फ्रेंड आपका बैठा है, राइट, या कोई चाचा या अंकल बैठा है या कोई दोस्त बैठा है या कोई भी बैठा है, आप उससे बात भी कर रहे हैं और सीन भी पढ़ रहे हैं, तो आप खुद अपने लिए बेईमानी कर रहे हैं, आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं। तो आपको चाहिए कि आप हर एक सीन अपने ब्लड के साथ पढ़ना शुरू करिए, अपने ब्लड के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाइए उस लाइन में, उस सीन में, कि आपको लगे कि यस, ये सीन आपके खुद का सीन है, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन घटा है ये आपके खुद के घर का सिचुएशन है और ये आपके लाइफ का सिचुएशन है। इतना इन्वॉल्वमेंट हो के आपको पढ़ना चाहिए। तो ऑलवेज आप ये चीज़ मत भूलिए, ऑलवेज जब आप रीड करते हैं, ऑलवेज रीड विद ब्लड। आप खून के साथ पढ़िए, है ना, अपनी सोल के साथ पढ़िए। अगला जो बात मैं कहना चाहूँगा वो है सेंस मेमोरी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे विस्तार से मैं एक अलग पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ सेंस मेमोरी क्या है, उसका क्या इस्तेमाल, कैसे एक एक्टर को इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग नहीं देख पाए हैं सेंस मेमोरी के मेरे लेक्चर को, वो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जा सकते हैं, एक्टिंग फॉर फिल्म स्टूडियो के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर जाके आप वो लेक्चर मेरा सुन सकते हैं। उस पर पूरा सेंस मेमोरी जो है मैंने विस्तार से बताया हुआ है, 1 घंटे का सेशन। तो यहाँ पे जो है सेंस मेमोरी, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सेंस मेमोरी आपको यूज़ करना चाहिए जब आप कैरेक्टर को क्रिएट कर रहे हैं। व्हेन यू क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, आपको सेंस मेमोरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेंस मेमोरी जो है वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि 5 सेंसेस, आपको पता है 5 सेंसेस हमारे बॉडी में होता है, हमारे फेस में 5 सेंसेस है, राइट। और उन 5 सेंसेस को आप, 5 सेंसेस तो है ही, एक सेंस और यूज़ करिए, वो है मन। 6 सेंसेस, 6 सेंसेस, 6 सेंस यूज़ करिए आप हर एक सिचुएशन में, हर एक सीन में आप 6 सेंस को यूज़ करने की कोशिश करिए।
और वो जो सेंस का इम्पोर्टेंस है, जैसे हम कोई टेस्ट लेते हैं, कोई चखते हैं, मैं हाइलाइट्स दे देता हूँ कि अगर हम चखते हैं या कोई टेस्ट लेते हैं तो वो भी एक सेंस है। जब हम किसी को स्पर्श करते हैं, किसी को छूते हैं, टच करते हैं, वो भी सेंस है। जब हम किसी को देखते हैं विजुअली, वो भी सेंस है। ठीक है, जब हम सूंघते हैं, नाक से सूंघते हैं, वो भी सेंसेस है। और जब हम कान से सूंघते हैं, वो भी सेंसेस है ना। और ये 5 सेंसेस के अलावा एक सेंस और है, एक सेंसेस वो मन है, हमारा मन जो बहुत चंचल है, जिस पे हमें कंट्रोल रखनी चाहिए। तो आपको चाहिए कि ये जो सारे सेंसेस हैं, इसको अपने कैरेक्टर्स में आप जब आप अपने कैरेक्टर्स में इन सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, ये सेंसेस एक तरीके से टूल्स है। ये जो है आपका पेचकस है, जिससे कि आप नट बोल्ट जो है वो टाइट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ये सेंसेस आपका टूल्स है, आपका, आप समझ लीजिए कि ये पेचकस है, ये पिलास है, ये पेचकस है ना, ये सीजर है, कैंची है। मतलब इसके इस्तेमाल के बिना आप जो है कैरेक्टर्स में इमोशंस को पोर्ट्रे, आपको इमोशंस को नहीं ला सकते आप विदाउट जो ये सेंसेस हैं, इसको यूज़ किए बिना आप इमोशंस को नहीं ला सकते अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में। इसको लाने के लिए ये सेंसेस बहुत ज़रूरी है। और सेंसेस तो तभी एक्टिव होगा ना आपके अंदर, जब आपके अंदर सच्चाई होगी, जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ पे बिलीव करेंगे, तभी सेंसेस एक्टिव होगा। सपोज करिए एक कुत्ते का बच्चा है, जैसे कि आप 10 साल से पाल रहे हैं, बहुत प्यारा है, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। अचानक से रोड के किनारे आपके घर के सामने ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। आप उसको उठाते हो, उसको छूते हो, टच करते हो, यहाँ टच सेंस यूज़ कर रहे हो आप, और आपके आँख से आंसू आता है, आप रोने लगते हो उस कुत्ते के बच्चे के लिए। आपकी जो सच्चाई है उसके लिए, वो जो बॉन्डिंग है, उतने 10 साल का जो उसका रिलेशन था आपके साथ, जो मोमेंट था, जो खुशी का मोमेंट था, वो सब याद आने लगता है आपको। जो जैसे वो खेलते थे, आप कैसे उसके साथ खेलते थे, वो सब याद आने लगता है, आप रोने लगते हो, क्योंकि वहाँ पे आप सच्चे हो, आपकी सच्चाई है वहाँ पे, उस पर्टिकुलर छोटे से कुत्ते के बच्चे के लिए, डॉगी के बच्चे के लिए। तो वो जो सेंसेस है वो एक्टिंग में, चरित्र में भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एक कैरेक्टर्स में वो सेंसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो सच्चाई आपका डेवलप होगा उस चरित्र के साथ, आपका इमोशंस जो है वो पोर्ट्रे होना शुरू हो जाएगा। इमोशंस का जरिया है, वो उद्गम है। इमोशंस कैसे आएगा? इमोशंस का उद्गम है सच्चाई। विदाउट सच्चाई इमोशंस नहीं आ सकते। आप अपने पर्सनल लाइफ में कितने ही गंदे इंसान हो, कितने ही खराब इंसान हो, कितने ही बेईमान इंसान हो, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपको सच्चा होना चाहिए, क्योंकि ट्रूथ रहेगा तभी आप बिलीव कर सकते हो उस चीज़ों पे। और जब बिलीव होगा तभी इमोशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा फालतू सा लगेगा कि यार मैं टाइम कर रहा हूँ इतना और हो क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, जो सेंसेस, और जब बिलीव होगा तभी आप सेंसेस भी यूज़ कर पाओगे। जो आप, मैं जिस सेंसेस की बात कर रहा हूँ, वो सेंसेस जो है वो एक्टिव तभी होगा, वो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से सेंसेस एक्टिव होता है, और वो तभी सेंसेस एक्टिव होगा जब आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या सब्जेक्ट पे आपका इमोशन जो है वो मतलब आप बिलीव कर चुके होगे, मतलब आप उस पर सच्चे हो, आप ट्रूथफुल हो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, और फिर आप उस पर बिलीव कर रहे हो। और जब आप बिलीव कर रहे हो तो आपका जो सेंसेस है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, और तभी आपको रोना आता है या आप हंसने लगते हो उसे याद करके, राइट। इसीलिए आप सेंसेस को कहते हैं ना, कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर सेंस को कैसे यूज़ करें, कैसे एक्टिव करें, सर सेंसेस को कैसे इस्तेमाल करें। वो नहीं हो पाता है। पता तो है कि सेंसेस हैं, है ना, टच सेंस है, लेकिन वो होता क्यों नहीं, फीलिंग्स क्यों नहीं आती? क्योंकि आप सच्चे ही नहीं हो। आप जब सच्चे रहोगे तो आपको आपका इमोशंस आना लाजमी है, वो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। आपको जब दिल से तकलीफ होती है तो आप रोते हो। क्या आपको कोई कहा है कि आप रोइए? कोई नहीं कहा है, आप खुद ही रोने लगते हो। आपको जब खुशी होती है किसी चीज़ को लेके तो आप उछलने लगते हो। तो किसी ने तो कहा नहीं कि आप उछलिए या आप हंसिए, बट आप हंसने लगते हो, क्योंकि वहाँ पे सेंसेस काम कर रहा है और आपकी कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सच्चाई है। अगर आप गंभीरता से उस चीज़ को देखेंगे तो आपको सच्चाई नज़र आएगा, उसमें सच्चाई दिखेगा, ट्रुथफुलनेस दिखेगा।
अगले पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, और अगला पॉइंट जो है हमारा वो है इमेजिनेशन। ये पॉइंट मैं कल भी बात किया था, आज भी आ रहा है, क्योंकि इमेजिनेशन कहीं ना कहीं इसका जो कड़ी है ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हमारी एक्टिंग में, जिसे कहते हैं कल्पना शक्ति। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है ना। उन तमाम एक्टर्स के लिए इमेजिनेशन ज़रूरी है। इमेजिनेशन भी एक तरीके से टूल है। इमेजिनेशन एक तरीके से ब्रश है ना, जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से आप जो है रंग भरते हो चरित्र में, कैरेक्टर। आप अलग अलग रंग बिखेरते हो, भरते हो। इसीलिए वो इमेजिनेशंस को इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। उसके भी स्ट्रोक हैं, जैसे ब्रश के स्ट्रोक होते हैं कैनवास पे, उसी तरीके से इमेजिनेशंस के भी स्ट्रोक हैं। उस स्ट्रोक को सीखना होगा। इमेजिनेशंस को डेवलप करने के लिए, कल्पना शक्ति को डेवलप करने के लिए ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे फिर से मैं शब्द ले रहा हूँ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस पे ही निर्भर करता है इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति का जो आधार है, जो बेस है, वो ऑब्जर्वेशन है। जब आप किसी चीज़ या किसी जगह को या किसी व्यक्ति को या किसी मोमेंट को या किसी काल को, किसी टाइम को, किसी पल को जब आप ऑब्जर्व करते हो, जब आप देखते हो, जब आप उसके साथ, वो चीज़ आपके साथ घटा है, वो घटना घटी है, तभी वो आप उसकी कल्पना शक्ति, मतलब अपने इमेजिनेशन में ला सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को। और ये उन तमाम आर्टिस्ट के लिए अप्लाई होता है, नॉट ओनली एक्टर, बट उन तमाम कलाकार के लिए भी अप्लाई होता है। खाली गाने को खाली गा देना इट्स नॉट सिंगिंग। गाने में आपकी आत्मा जुड़ी होनी चाहिए। आपका इमेजिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि अगर आपका इमेजिनेशन उस गाने में नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा सामने वाले को सुनने में। लगेगा यार क्या गा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा, और आपको खुद को नहीं आएगा। आपको लगेगा यार मैं गा तो रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को पसंद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपने अपने इमेजिनेशन से अपनी फीलिंग्स जो है, अपनी फीलिंग्स को इन्वॉल्व ही नहीं किया उस पर्टिकुलर लाइंस में, उस शब्द में, उस इमोशंस को आप पोर्ट्रे ही नहीं किया उस सॉन्ग में। तो सामने वाले को फील कैसे आएगा? फील तो तभी आएगा ना जब आपकी एनर्जी कनेक्ट करेगी। जब आप रोड से चल रहे हो, एक पेंटिंग लगी हुई है, आप रोड से चल रहे हो, सपोज करिए, मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगा, जो भी महिलाएं हैं मुझे देख रही हैं यहाँ पे, तो आप रोड से चल रहे हो, अचानक से आप रुक जाते हो, एक मॉल में एक बहुत खूबसूरत सा ड्रेस जो है आपको दिख जाती है, या कोई साड़ी दिख जाती है, आप रुक जाते हो, चाहे ओ माय गॉड कितना प्यारा सा, क्या कितना बढ़िया ड्रेस है। क्यों रुक जाते हो? कभी सोचा है आपने चलते चलते? क्योंकि उस पर्टिकुलर क्राफ्ट, वो जो क्राफ्ट है, वो जो प्रॉप्स है, उसकी एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ, और आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी से मैच करती है। जब आपकी एनर्जी उस पर्टिकुलर प्रॉप्स की एनर्जी से मैच करती है, तभी आप रुकते हो, तभी आप उसे देखना शुरू करते हो और उसे ऑब्जर्व करते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी उस पर्टिकुलर क्राफ्ट, उस पर्टिकुलर प्रॉप्स की एनर्जी से मैच करनी चाहिए, और मैच तभी होगी जब आप उसे ऑब्जर्व करो। क्योंकि वो एनर्जी जो है, वो जब आपके पास नहीं है तो वो एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई ऐसा कीमती सा वस्तु है, एग्जाम्पल के लिए, जो अभी आपके पास है ना। जैसे सपोज करिए, मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था, कुत्ते के बच्चे का, डॉगी के, वो पपी का एग्जाम्पल दिया था। तो वो जब मर गया, जब उसकी डेथ हो गई, तो उससे पहले आपके पास वो कुत्ते का बच्चा था, आप उसके साथ खेलते थे, उसको खिलाते थे, उसके साथ घूमते थे, ठीक है। लेकिन जब वो नहीं रहा तो उसकी एनर्जी थी जिसने आपको रुलाया, उसकी एनर्जी थी जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट किया कहीं ना कहीं, इसलिए आप रोए, इसलिए आपको तकलीफ हुई, इसीलिए यहाँ पे चुभा। इसलिए वो एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर एक, वो किसी व्यक्ति में हो सकती है, किसी वस्तु में हो सकती है, या किसी स्थान में या मोमेंट में या पल में हो सकती है। वो इस पंखे में भी हो सकती है, इस चादर में हो सकती है, वो दीवार में हो सकती है, वो हर एक जगह हो सकती है वो एनर्जी। उस एनर्जी से आपको कनेक्ट करना चाहिए एज एन एक्टर, और वो कनेक्शन डेवलप करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, गंभीरता से देखना। सो इमेजिनेशंस मैंने बता दिया, और मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और मेरा ये सारा पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा जो मुझे बात करनी थी, और ये बहुत ज़रूरी
भी था। और इसके अलावा अगर कोई पूछना चाहता है तो हाँ, आप अभी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं अभी। और ये कुछ क्वेश्चंस मैं ले लूँगा, अभी 2-3 क्वेश्चंस का आंसर्स दूंगा ऑन द स्पॉट। कोई अगर कुछ आपके मन में कोई इच्छा है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये अब आपका टाइम है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स जो है होना बहुत ज़रूरी है, और आपके अंदर सवाल क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपके अंदर जो सवाल है वो बहुत ज़रूरी है। सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल नहीं होगा तो लर्निंग बंद हो जाएगी, आपका सीखना बंद हो जाएगा। तो आपके अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए, एक्टिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। और वो क्वेश्चंस जो है, वो क्वेश्चंस ऐसा जो कि आपको आंसर्स नहीं मिल रहा है तो आप अभी टाइप करके मुझे पूछ सकते हैं जी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहता हूं कि आपके का सवाल आना बहुत ज़रूरी है। आप अपना क्वेश्चंस करिए, कुछ भी आर्ट से रिलेटेड या ऑडिशन से रिलेटेड, कास्टिंग से रिलेटेड, कोई भी कुछ भी पूछना चाहें। दीप्तेश दिख रहा है, दीप्तेश पूछ सकता है। बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कोई पूछना चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुकेश चंदेल जी है, राधा कृष्णा जी है, नमीशा वाघ है, सब लोग देख रहे हैं। सागर सुरेश है, मोहन पटेल है। तो आप सबका स्वागत है। आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप जल्दी से मुझे पूछ। इट इज़ नाइसली एक्सप्लेन, टुडे वाज द फर्स्ट डे टू वॉच यू लाइव। ओह, थैंक यू सो मच हैरी सवनानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी लेसन्स हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे, एक्टिंग फॉर फिल्म स्टूडियो के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे आप मेरे सारे लेक्चर्स जो है वो सुन सकते हैं। और 1-1 घंटे का सेशन है, आप वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। Okay, Dimple Lalwani. I get very nervous during auditions. How to overcome it? डिम्पल, बेसिकली ऑडिशंस पे मेरा लेक्चर पहले एक दिया हुआ है, मैंने सेशंस दे दिया है, जिसमें कि हाउ टू गिव ऑडिशंस, एक ऑडिशंस कैसे तैयार करनी चाहिए एक एक्टर को। पर फिर भी मैं यहाँ पे आप तमाम लोगों को जो कि पहली बार यहाँ पे सुन रहे हैं, यहाँ पे डिम्पल का कहना है कि आई गेट वेरी नर्वस ड्यूरिंग ऑडिशंस, हाउ टू ओवरकम इट। देखिए बेटा, हम नर्वस जो होते हैं ना, जब हम नर्वस होते हैं तो हम नर्वस नहीं होते, हमारा जो बॉडी है, हमारे जो मसल्स है वो रिएक्ट कर रहा होता है। आपने कभी सोचा है जब आप स्टेज पे होते हो या जब आप कैमरे के सामने होते हो तो आपका बॉडी जो है वो कांप रहा होता है, जैसे आपका घुटना कांप रहा होता है, आपका शोल्डर कांप रहा होता है, आपका हाथ कांप रहा होता है ना। आपका कई लोगों का तो ये कान का ये जो पार्ट है ये भी हिल रहा होता है ऐसे, है ना। तो आपके मसल्स, आपके बॉडी का जो मसल्स है वो नर्वस होता है, वो साथ नहीं देता है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि माइंड जो है वो कैप्चर किया हुआ है आपके पूरे शरीर को। जब तक माइंड रहे, माइंड जो है, माइंड कैप्चर किया हुआ, माइंड एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव है जब आप नर्वस हो रहे हो ऑडिशंस रूम में या स्टेज पे। तो आप समझ लिया, किसी सेमिनार में इवन आप नर्वस हो रहे हो पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पे आपको 2 शब्द बोलना है या परफॉर्मेंस देनी है या ऑडिशंस देनी है, वहाँ पे आप समझ लीजिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव तो है, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसी वजह से अगर सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका जितने भी बॉडी के जितने मसल्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और आपको चाहिए, अब ये माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आप खुराक नहीं देते हो। आप पेट को खाना खिलाते हो डेली, आप पेट को खाना खिलाते हो डेली, बॉडी के लिए आप जिम जाते हो या योगा करते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि बॉडी में आपको जो है मसल्स बनाने होते हैं, राइट। लाइक थाइज बनाना है, शोल्डर बनाना है, नेक बनाने, ये वो सारा बनाना है आपको, बैक बनाना है ना, लेग्स बनाना है। ये आप जिम में जाके 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आप बॉडी को खुराक दे रहे हो। आप पेट को खुराक दे रहे हो, क्योंकि आप एक दिन खाना नहीं खाओगे तो परेशानी हो जाएगी आपको।
या पानी पानी नहीं पियोगे तो भी परेशानी होगी। तो आप सब चीज़ को खुराक देते हो। आप माइंड को, आपने सोचा है कभी खुराक दे रहे हो आप? माइंड के लिए क्या दे रहे हो आप? माइंड को भी खुराक चाहिए ना। माइंड को खुराक नहीं दे रहे हो, और माइंड को खुराक चाहिए, उसको उसको खाना कैसे मिलेगा? मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप माइंड के लिए मेडिटेशन शुरू करोगे, तब आपका दिमाग स्थिर होगा, रिलैक्स होगा। और एक एक्टर जो है वो रिएक्ट तभी कर सकता है। एक्टिंग एक्चुअल में रिएक्टिंग का नाम है। जब हम रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हम एक्ट कर रहे होते हैं, और जब आप रिएक्ट तभी और तब आप रिएक्ट कर सकते हो जब आप दिमाग से स्थिर हो, जब आपका माइंड रिलैक्स है। क्योंकि अगर आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, जब आपका माइंड स्थिर रहेगा, तभी आप किसी को सुनोगे। अदरवाइज आप बोले जाओगे। आप किसी को, आप कई ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे जो कि सुनेगा ही नहीं, आपके सामने बोले ही जाएगा, बोले ही जाएगा, बोले ही जाएगा, उसकी वो सुनेगा ही नहीं, एक शब्द नहीं सुनेगा। और आप परेशान हो जाएंगे, यह बंदा कितना बोलता है, सुनता ही नहीं है। इट मीन्स उसका माइंड रिलैक्स नहीं है, उसका माइंड स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। और जिसका माइंड शांत रहेगा, जिसका माइंड रिलैक्स रहेगा, जो डेली अपने दिमाग को खुराक देता है, खाना देता है, वो सुनेगा आपकी बात। वो 90% आपकी बात को सुनेगा, 5% आपको रिएक्ट देगा, बोलेगा। तो अगर आप ऑडिशंस में घबराते हो तो आपको चाहिए कि आपको अपने दिमाग पे काम करना चाहिए। आपको रिलैक्सेशन के लिए, आपका दिमाग कैसे स्थिर हो उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन आपको मॉर्निंग में करनी चाहिए, मॉर्निंग में बैठ के। तो मुझे लगता है डिम्पल कि आपको आंसर्स मिल गया होगा। मैं दूसरा एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन लेता हूँ। हाउ टू लर्न स्क्रिप्ट। ये लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है अरोड़ा। हम स्क्रिप्ट की तैयारी कैसे करें, ये एक घंटे का सेशन, बहुत विस्तार, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपको ये सेशन देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। एक्टिंग फॉर फिल्म स्टूडियो के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे आपको एक मिल जाएगा कि स्क्रिप्ट की तैयारी कैसे करें, उसको पूरा देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब सब करिए, और जो बेल आइकन जिसे कहते हैं उसे भी दबाइए, ताकि आपको आगे का जो नोटिफिकेशन है, जो मैं आगे का लाइव आने वाला हूँ या जो वीडियोज़ डालूंगा, वो सब आपको मिलता रहे। राइट। ऑडिशन देते वक्त नर्वस क्यों होते हैं? वही सेम आंसर्स है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया कि आपका मसल्स साथ नहीं देता है, माइंड जो है रिलैक्स नहीं है, इसलिए आप नर्वस हो रहे हो। तो आपको सबसे पहले अपने चित्त को, अपनी आत्मा को शांत करनी चाहिए। और आपका चित्त शांत होगा क्योंकि मन शांत होगा। मन शांत तब होगा जब आप उसको खुराक दोगे, जब आप मेडिटेट करोगे। मेडिटेशंस पर डे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक यशराज बोल रहे हैं, फॉर एनी कैरेक्टर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वट एवर वी आर ऑब्जर्विंग वी शुड डायरेक्टली प्ले इट और वी कैन मॉड्यूलेट टू। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर्स है, यशराज ओझा जी पूछ रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर्स है उसको जब आप ऑब्जर्व करते हो तो उसको डायरेक्टली प्ले, वही सारी चीज़ें आपको एक चरित्र में रखनी चाहिए। जब आपको कोई कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे हो तो उसमें सेम चीज़ आप उठा के सारा कॉपी कर दो, या आप अपनी तरफ से कुछ मॉड्यूलेट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो। बिल्कुल आप अपनी तरीके से ऐड कर सकते हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एज इट इज़ सब कुछ जो है आप उसी को कॉपी कर दोगे तो आपका अपना इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा उसमें? तो आप एक एक्टर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, तो आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर कि आप भी दिखो, चरित्र में आपका दिखना जरूरी है। यहाँ पे डॉक्टर अगर कोई कैरेक्टर कर रहा है, आप अगर डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहे हो या मैनेजर का कैरेक्टर कर रहे हो, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है कि राजेश कुमार करके, या कोई संजीव कुमार करके मैनेजर है तो संजीव कुमार दिखाना नहीं। यहाँ पर आप मैनेजर होगे तो आप कैसे दिखोगे, आप कैसे बात करोगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका क्लाइंट के साथ बात करने का तरीका कैसे होगा, डील करने का तरीका कैसे होगा, अपने स्टाफ के साथ बात करने का तरीका कैसे होगा। जब आप अपने बैंक में एंटर करोगे एज अ मैनेजर, तो आपकी वॉक कैसे होगी, आप चलोगे कैसे, आप अपने केबिन में एंटर कैसे करोगे। जब चपरासी आएगा आपके पास, है ना, जब चपरासी आएगा या स्पॉट बॉय करके कोई आएगा, तो उससे बात कैसे करोगे, बजर कैसे दबाओगे,
किसी को बुलाओगे कैसे, किसी स्टाफ को अपनी केबिन में? इन तमाम चीज़ें जो ये सारी चीज़ें हैं, ये कोई अगर किसी कैरेक्टर का नाम संजीव कुमार है तो वो नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पे आप दिखने चाहिए। आप अगर मैनेजर हो गए तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए आपका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को ऑब्जर्व किया है, किसी मैनेजर को, तो उसका कुछ लीजिए और कुछ अपना इन्वॉल्व करके उसको फिक्स कर दीजिए, उसको मर्ज कर दीजिए एंड देन पोर्ट्रे करिए। तो मुझे लगता है यश राज ओझा जी, आपको आंसर्स मिल गया होगा आपके क्वेश्चंस का। हरी जी पूछ रहे हैं, आई एम कनेक्टेड विद बॉलीवुड इंडस्ट्री बट सिंस जनवरी 2000 वेरी मच सीरियस, डेफिनेटली विल आस्क यू क्वेश्चंस इफ एनी। हाउ टू मेमोराइज स्क्रिप्ट, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम विद मी। जी बिल्कुल सर, स्क्रिप्ट को कैसे मेमोराइज करें, कैसे उसको लर्न करें, इस पे लेक्चर्स मेरा ऑलरेडी सेशन जो है रेडी है ना। और ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे जाके एक्टिंग फॉर फिल्म स्टूडियो पे जाके आप देख सकते हैं। और ये जो सेशन है इसका नाम है कि स्क्रिप्ट की तैयारी कैसे करें। इसमें मैंने इस पे विस्तार से बताया कि आप अगर स्क्रिप्ट भूलते हैं तो क्यों भूलते हैं। वो आप जो है लाइंस नहीं भूलते, आप शब्द भूला करते हैं। जब भी हम दोस्तों, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, हम एक चीज़ आपको बता दें कि आप जो है कभी लाइंस नहीं भूलते हो, आप एक शब्द को भूल जाते हो। तो वो शब्द जो है वो एक तरीके से कांटे की तरह आपको चुभता है, तो आपको उस कांटे को अपने बॉडी से निकालना है, निकाल के फेंक देना है। वो शब्द को कैसे, उसका इलाज कैसे किया जाए, वो मैं पिछले सेशन में बताया हुआ हूँ कि स्क्रिप्ट की तैयारी कैसे करें। उस सेशन को आप पूरा सुने, ठीक है? आपको आपका आंसर मिल जाएगा। स्क्रिप्ट याद करते समय, अरोरा जी पूछे हैं, स्क्रिप्ट याद करते हुए हमें सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? स्क्रिप्ट याद करते समय आपको सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। आप पहले ऑनेस्ट होइए। आप जितना ईमानदार होंगे, क्योंकि वही स्क्रिप्ट जो है वो आपका धर्म होना चाहिए, मजहब होना चाहिए। यहाँ पे मजहब की बात कर रहा हूँ मैं, धर्म की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपका मजहब जो है, आप किस जाति से है, जैसे आप बोलते हो कि ये हिंदू जाति से, ये मुसलमान जाति से, ये ईसाई जाति से है। यहाँ पर जब आप एक के हाथ में स्क्रिप्ट आता है तो स्क्रिप्ट आपका मजहब है, वही आपका धर्म है, वही आपका कर्तव्य है, वही आपका कर्म है और वही आपका फ़र्ज़ है। मतलब आपको बहुत ईमानदार होना चाहिए, बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ, राइट। वहाँ पे अगर कोई आके टोक भी रहा है, ज़्यादातर मैंने उस दिन एक लेक्चर में बताया था, इसी लेक्चर में स्क्रिप्ट को तैयार कब करते हैं, कैसे करते हैं, उस लेक्चर में बताया था कि जब आप ऑडिशंस पे होते हो तो ज़्यादातर लोग आ जाते हैं और कौन सा कैरेक्टर मिला है, अच्छा मेरे पास भी ये स्क्रिप्ट है, एक बार मेरे को सुन लेंगे आप थोड़ा? तो आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, आप पढ़िए मैं सुनता हूँ, या आप परफॉर्मेंस बोलिए, आप डायलॉग्स बोलिए, मैं सुन लेता हूँ। ये सब कतई ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। ऑडिशंस पे कतई ऐसा ना करें। आप ऑडिशंस पे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए टेप लगा लीजिए मुंह पे, आप साइलेंस रहिए। आप जितना साइलेंस रहेंगे उतना ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने स्क्रिप्ट पे, अपने डायलॉग्स पे। आप जितना बोलेंगे, क्योंकि आप जब किसी और से बोलेंगे तो आप डाइवर्ट होंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। और जब स्क्रिप्ट पे कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होगा तो उससे आपका नुकसान होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, स्क्रिप्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है बहुत शांति के साथ एक अकेला कोना कोई ढूंढे, कोई अकेली जगह देखें जहाँ पर कि आप साइलेंसली बैठ के स्क्रिप्ट के साथ काम कर सकें अकेले, ठीक है। बाकी आपको और डिटेल में जो विस्तार में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, ये सेशन है ना, कि स्क्रिप्ट को तैयार कैसे करते हैं, उसमें आपके सारे पॉइंट जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो वो सब आ जाएगा। उसमें सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में बताया है, उसमें सारे पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आप लाइन भूलते हो, स्क्रिप्ट भूलते हो, तो उसको तैयार कैसे उसका इलाज क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिले आपको, राइट। और आप डर जाते हो अगर ऑडिशंस के सामने कैमरा देखते ही, तो वो डर क्यों हो रहा है और उसको कैसे आप ये करो, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बहुत गहराई से बताया, बहुत विस्तार में। तो आप उसे देखिए, 1 डेढ़ घंटे का सेशन होगा, 1 से 1.5 घंटे का, उसे आप ज़रूर देखें। थैंक्स टोन, सो नाइस ऑफ यू फॉर एक्सप्लेनिंग इन डिटेल्स, वार्म रिगार्ड। थैंक यू सो मच हैरी जी, थैंक यू सो मच।
मुझे लगता है कि काफ़ी 8 लोग तो बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस आपके हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जी, राकेश तिवारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं देख रहे हैं मुझे। अगर कोई और पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चंस हो मन में तो। हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट स्क्रिप्ट फॉर ऑडिशंस। हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट स्क्रिप्ट फॉर ऑडिशन। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्क्रिप्ट अलग है और मोनोलॉग्स अलग है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट अलग है, मोनोलॉग्स अलग है। यहाँ पे स्क्रिप्ट जो आपको दिया जाता है कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू, है ना, या कोऑर्डिनेटर के थ्रू, वो स्क्रिप्ट नहीं है। वो एक स्क्रिप्ट हो सकता है, सॉरी, वो माफ़ करिएगा, वो स्क्रिप्ट है। जो कास्टिंग डायरेक्टर आपको प्रोवाइड करता है वो स्क्रिप्ट है, राइट, कि भाई ये इसको तैयार कर लो, कल आप आके ऑडिशंस दे देना, या आप इसे 1 घंटे में 2 घंटे में तैयार करके आप मेरे ऑफिस आ जाइए, मुझे ऑडिशंस आपका चाहिए। वो स्क्रिप्ट है। मोनोलॉग्स है वो अलग है। मोनोलॉग्स जो अभी आप पूछ रहे हो डिम्पल जी, वो मोनोलॉग्स के बारे में पूछ रहे हो कि एक मोनोलॉग्स जो है वो कैसे तैयार करें। मोनोलॉग्स जो है वो 4, 5, 7 लाइन का होता है, 10 लाइन का होता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मोनोलॉग्स जो है वो 45 सेकेंड या 50 सेकेंड का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम इस पर एक अलग सेशन लेने वाले हैं आगे, है ना, मोनोलॉग्स पे मैंने अलग से नहीं लिया है। तो उसमें हम क्या गलती करते हैं कि हम मोनोलॉग्स जो है वो 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का ले लेते हैं। हमें ये लगता है कि हम 3 मिनट का इतना बड़ा लंबा मोनोलॉग्स बोलेंगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, मतलब डायरेक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर को कहेगा यार वो कितना टैलेंटेड है, इतना लंबा मोनोलॉग्स। बट ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप लेंदी मोनोलॉग्स कभी ना लें, आप छोटा मोनोलॉग्स लीजिए। छोटा मोनोलॉग वो 30 सेकेंड का भी हो सकता है, 40 सेकेंड का लीजिए, 50 सेकेंड का लीजिए, 1 मिनट तक का लीजिए। क्योंकि वहाँ पे जब कास्टिंग डायरेक्टर्स आपका मोनोलॉग्स देख रहा होता है या आपका ऑडिशन टेप देख रहा होता है तो उसके पास हज़ारों वीडियोस होते हैं, हज़ारों वीडियोस ऑडिशंस और आए होते हैं। तो वहाँ पे उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि आपका 2-2 मिनट वो बैठ के देखेंगे। वो आपका पहले का 30 या 40 सेकेंड देखते हैं। 30 सेकेंड में वो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे आप संगीतकार को देखें, संगीतकार जैसे ही लगाएगा सा, तो सा से ही पता चल जाता है कि उसका सुर स्केल वो किस लेवल पे है। पहला जैसे ही स्वर लगाएगा, पहले स्वर से उसको सामने वाले जो जानकार होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये संगीतकार, ये जो म्यूज़िक वाला है, ये जो गाने वाला है, ये किस लेवल का बंदा है ना। तो उसी तरीके से आपका 10 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है सामने वाले। तो आपको बहुत लेंदी मोनोलॉग से बचनी चाहिए, है ना। बिल्कुल लेंदी मोनोलॉग्स मत उठाइए। 50 सेकेंड, 1 मिनट तक का मोनोलॉग्स उठाइए। और उसमें आपका जो क्वेश्चन था डिम्पल की, परफेक्ट स्क्रिप्ट फॉर ऑडिशंस, मतलब अच्छा स्क्रिप्ट कैसे चूज़ करें। अच्छा मोनोलॉग्स, स्क्रिप्ट नहीं होगा, अच्छा मोनोलॉग्स कैसे चूज़ करें। तो अच्छा मोनोलॉग्स आपको खुद देखना है जिसमें एक शेड हो इमोशंस के, कम से कम 2 से 3 शेड हो, है ना। क्या होता है कि आप जब किसी को, आप कोई आपके दुकान पे आए, एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके दुकान पे कोई आता है, आपको कहता है कि ये आपके पास चॉकलेट है, कैडबरी का चॉकलेट। तो आप बोलते हो जी मेरे पास चॉकलेट है, आपने एक चॉकलेट निकाल के दी। अब वो बोलेगा कि आपके पास और भी चॉकलेट है कोई और कंपनी का, आप बोलेगी नहीं मेरे पास बस यही है। तो आपके पास वेराइटीज़ होनी चाहिए। आपके पास अगर 10 वेराइटीज़ है या 5 वेराइटीज़ है तो वो पांचों चॉकलेट आप उसको दिखा सकते हो। जी मेरे पास कैडबरी का भी है, मेरे पास ये 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 भी है। देखिए अब बताइए इसमें कौन सा पसंद है। उसी तरह एज एन एक्टर आपके अंदर, आपके पास वेराइटीज़ होना चाहिए इमोशंस का। तो आप मोनोलॉग्स 1 मिनट का लीजिए जिसमें कि कम से कम 2 से 3 इमोशंस जो है पोर्ट्रे कर सकें। ऐसे मोनोलॉग्स को फाइंड करना शुरू करिए, देखिए। और जहां आपको लगे कि 2 से 3 इमोशंस जो है आप कैरी कर पा रहे हैं या इस स्क्रिप्ट में या इस मोनोलॉग्स में है आपके पास, तो उसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। क्योंकि इमोशंस बहुत ज़रूरी है। जब आप एक इमोशन से निकल के दूसरे इमोशंस में क्विकली जाते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि इज़ वेरी टैलेंटेड। तो इमोशंस, एक इमोशन से बाहर निकल के दूसरे इमोशंस में एंटर करना आसान नहीं है, इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट ईजी।
इसलिए आप अगर दिखाना चाहते हैं अपने आप को, परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कोई मोनोलॉग्स चूज़ करिए जहाँ पर कि कम से कम दो, नहीं तीन तो कम से कम दो इमोशंस का स्पेस हो, कि आप दो इमोशंस कम से कम अपना पोर्ट्रे कर सकें उस 10 लाइन के मोनोलॉग्स में। ओके, अरोरा जी पूछ रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव स्पीच। ऑफकोर्स स्पीच इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ना शुरू करिए, आप जितना पढ़ोगे आपका स्पीच जो है, आपका जो डिक्शन है, आपका स्पीच है ना, वो जो है वो करेक्ट होता जाएगा, है ना। तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट होता जाएगा। तो इसलिए स्पीच को अगर आपको करेक्ट करना है तो आप पढ़ना शुरू करिए और ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। ये पढ़ने का जो लेक्चर है ये भी मेरे पहले लेक्चर में मैंने बोल दिया है कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। स्क्रिप्ट, ये प्रिपरेशन, स्क्रिप्ट प्रिपरेशन के टॉपिक में आपको मिलेगा, जहाँ पर कि मैंने बताया कि स्क्रिप्ट को कैसे तैयार करें। ये वाला जो मेरा सेशन है, इसको जब आप सुनेंगे, इसमें मैंने बताया है कि आपको एक एक्टर को पढ़ना कैसे चाहिए, है ना। कम से कम 10 से 12 14 बार पढ़ना चाहिए कि स्क्रिप्ट को, है ना। अगर थिएटर का स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 13 से 14 बार आपको पढ़ना चाहिए, 13 से 14 टाइम्स। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ना, तो आपका जो एक तो डिक्शन जो है, आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं शब्द को, वो करेक्ट होगा। उसके बाद आपका जो फ्लो बनेगा वो फ्लो करेक्ट होगा, है ना। तो स्पीच के लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग करते रहिए और कुछ मत बोलिए, किसी से कुछ मत पूछिए, आप सिर्फ रीड डेली रीडिंग जो है एक आदत डाल लीजिए। जैसे आप ब्रश करते हैं 5 मिनट, उसी तरीके से आप आदत डाल लीजिए कि आपको 15 मिनट या 10 मिनट रीडिंग करना है डेली, पर डे। जब आप डेली रीडिंग करेंगे तो आपका स्पीच जो है वो सुधरने लगेगा धीरे धीरे, और उसमें चेंजेस आपको नज़र आए। और किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आज टिंकू जी बहुत रेगुलर रहे हैं। टिंकू जी का कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। और अमन राठौर देख रहे हैं, नमीशा वाघ देख रहे हैं। आप में से कोई भी और कुछ पूछना चाहता है जो जल्दी से पूछ सकता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि हम अभी आपके पास 5 मिनट के लिए और हैं, 5 से 7 मिनट और हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं अपना, जो नए लोग हैं मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मेरा अपना इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि मेरा नाम ललित झा हुआ, और मैं बॉलीवुड में कम से कम 20 साल से काम कर रहा हूं। करीब 13-14 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं, एक्टिंग कोच हूं, सेलिब्रिटी कोच हूं। तमाम बॉलीवुड के स्टार किड को पर्सनली ट्रेन कर रहा हूं। और इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर हूं, कपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैंने डायरेक्ट भी किया है, और अभी आगे मैं करने भी जा रहा हूँ इन फ्यूचर आफ्टर कोरोना। तो और मेरा ऑनलाइन सेशन भी चलता है। कोई भी अगर ऑनलाइन सेशन मेरे से लेना चाहें, पर्सनली अगर आप ऑनलाइन सेशन भी लेना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सेशन मुझसे बात कर सकते हैं। और बस ये मेरा इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है एक्टिंग फॉर फिल्म स्टूडियो, उसे आप वहाँ पे जाके बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि फ्री लेक्चर्स हैं, वहाँ पे जाके आप सेशंस को देख सकते हैं और अपना उससे लाभ उठा सकते हैं। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है टिंकू जी। चलिए, बहुत खुशी हो रही है कि सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों को मुझे आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो मैं इसका लिंक डालूँगा कुछ देर बाद ये फेसबुक पे, है ना। और वहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पे भी ये लिंक अवेलेबल रहेगा। किसी दोस्त को देखना हो या अपने कलीग्स को दिखाना हो आपको, तो आप ये सेशन उसे भी रिकमेंड कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आके उसे देख सकता है। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। योग मिश्रा जी भी शायद जुड़ गए हैं। योग मिश्रा जी का कोई अभी तक सवाल नहीं आया है। बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, और मैं चाहता हूँ कि योग मिश्रा जी की तरफ से भी कोई सवाल आए।
अपने टाइम का सदुपयोग करिए, टाइम को यूटिलाइज़ करिए। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रोफेशंस के लिए अच्छा रहेगा। और मैं आगे का जो लेक्चर्स रखने जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंस रखने जा रहा हूँ, उसमें उन लेक्चर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि थिएटर से बिल्कुल अलग है, जो कि थिएटर के टीचर्स टीच नहीं करते। और आप वो कैमरा से रिलेट करता हुआ टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि शॉट के हिसाब से अलग अलग, जैसे मास्टर शॉट है या लॉन्ग शॉट है या वाइड शॉट है या क्लोज़अप शॉट है ना। तो इन तमाम शॉट के हिसाब से आपका बॉडी पोस्चर्स कैसा होना चाहिए, सीन के हिसाब से आपका मॉड्यूलेशंस, वॉइस का मॉड्यूलेशंस कितना होना चाहिए, आइज़ का एक्सप्रेशंस कितना कंट्रोल, उसमें कितना सटलनेस होनी चाहिए, फेस के एक्सप्रेशंस में कितना सटलनेस होनी चाहिए, उन तमाम बातों पे एक अलग से आगे हम लेक्चर्स लेने वाले हैं, सेशन लेने वाले हैं। तो आप मेरे सारे सेशंस को देखते रहिएगा। अभी कोरोना तक, जब तक ये लॉकडाउन है, तब तक मैं चाहता हूँ कि आप सबको जो है मैं अलग अलग सेशंस देता रहूं। और अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगा, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, सबको लाभ मिले। फाल्गुनी जी का पूछना है कि एक डायरेक्टर किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं कि ये पर्सन स्क्रिप्ट लिए सही है। नहीं जी, अभिनेता के लिए सिक्स सेंस, दो क्वेश्चन आया। योग मिश्रा जी कह रहे हैं अभिनेता के लिए सिक्स सेंस का कितना महत्व है। योग मिश्रा जी, अभिनेता के लिए, एक एक्टर के लिए सिक्स सेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बॉलीवुड में सक्सेस होना चाहते हैं, या आप एज एन एक्टर फेमस होना चाहते हैं, या आप एज एन एक्टर आपको नाम, फेम, शोहरत सब चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपका सिक्स सेंस बहुत कमाल का होना चाहिए। क्योंकि सिक्स सेंस, और ऐसा नहीं है कि अगर कई लोगों का सिक्स सेंस बचपन से अच्छा नहीं होता, बट उसे आप डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस से, डेली के रियाज से डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि सिक्स सेंस जो है वो हर जगह आपको सपोर्ट करता है। आप सपोज करिए किसी फिल्म के प्रमोशन में बैठे हैं एज एन एक्टर, वहाँ पर भी आपका सिक्स सेंस बहुत मैटर करता है। वहाँ पे अगर मीडिया आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आपको क्या आंसर्स देना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ एज अ टीचर, तो यहाँ पे सिक्स सेंस मेरा काम कर रहा है कि मैं कैसे आपके आंसर्स आपका दूँ जिससे कि आपको समझ आए। एक एज एन एक्टर, आज जब आप कैमरा के सामने जब आप परफॉर्मेंस करते हो, वहाँ पे आपका सिक्स सेंस बहुत मैटर करता है कि ऑन द स्पॉट जो है आप परफॉर्मेंस को, आप डायलॉग्स को या परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से पेश करें ऑन कैमरा, ठीक है। और वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। आपका प्रेजेंटेशन जो है, आपका अपीयरेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। कई सारे तमाम थिएटर एक्टर जो हैं वो सिर्फ थिएटर ही करते रह जाते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि उनके पास सिक्स सेंस की बहुत कमी होती है। वो एक्टर तो बड़े अच्छे होते हैं पर सिक्स सेंस की कमी होती है। इसलिए एक एक्टर को चाहिए कि वो सिक्स सेंस को डेवलप करे, और सिक्स सेंस जो है वो आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में, हर चीज़ में दिखना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए। जैसे आप लाइंस भूल जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपका सिक्स सेंस स्ट्रांग है तो आप वहाँ पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, शब्द को एक दूसरा शब्द ऐड करके, और सीन को संभाल सकते हैं, है ना। तो ऐसा कई बार स्टेज पे भी होता है, कई बार कैमरे के सामने भी होता है। इसलिए सिक्स सेंस पे काम करना चाहिए, आपको रियाज करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिक्स सेंस को डेवलप करनी चाहिए। अगर आपका सिक्स सेंस कमज़ोर है तो उसको डेवलप करनी चाहिए आपके रोज़ के प्रैक्टिस से, है ना। और इसके लिए ऑब्जर्व करिए, लोगों को देखिए कि वो किस तरीके से बात करता है। आपका जो मेंटालिटी है, आपकी जो सोच है, आपका जो मेंटालिटी है, आपकी सोच है वो, और सब सिक्स सेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप सिक्स सेंस जो है, आपका जो सिक्स सेंस है वो यूज़ कर पाते हैं क्विकली ऑन द स्पॉट। आप पॉजिटिव नहीं है तो आप सिक्स सेंस यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर निगेटिविटी है, आप टेंशन में हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, है ना, आपका सिचुएशन ख़राब है, आप निगेटिविटी सोच रहे हैं, आपका एनर्जी, आपका इन्वायरमेंट निगेटिव है, तो आप सिक्स सेंस को यूज़ नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट। उसके लिए सिक्स सेंस को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपका पॉजिटिव होना एज अ एक्टर, एज अ ह्यूमन पर्सन बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्टर किस बेस पे, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक डायरेक्टर जो है, जैसे मैं डायरेक्टर हूं तो मैं जैसे आपको बताता हूं कि डायरेक्टर का प्रोसीजर क्या, सॉरी इंटरप्ट हो रहा है इंटरनेट का। तो डायरेक्टर का परसेप्शन क्या होता है एक कैरेक्टर्स के लिए, एक कैरेक्टर स्केच के लिए। तो डायरेक्टर सबसे पहले क्या करता है कि सपोज करिए एक राइटर है, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसने
वो स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टर के पास लेके गया और डायरेक्टर ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा, डायरेक्टर को पसंद आया। डायरेक्टर ने बोला ठीक है, हम डायरेक्टर को वो जो स्क्रिप्ट है वो पसंद आया और डायरेक्टर बोलता है कि ठीक है हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं। ये फिल्म हो सकता है, ये वेब सीरीज़ हो सकता है, ये एड फिल्म हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो डायरेक्टर को वो कंटेंट जो है, वो स्क्रिप्ट जो है वो पसंद आया। अब वो उस डायरेक्टर जो है उस पर्टिकुलर उस स्क्रिप्ट में उस कैरेक्टर्स को देखना शुरू करेगा कि उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पहले बहुत गंभीरता से उसको पढ़ेगा 2 बार 4 बार डायरेक्टर, और उसमें से देखेगा कि कौन कौन सा चरित्र जो है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चरित्र प्राइमरी कैरेक्टर्स है, कौन कौन सा सेकेंडरी कैरेक्टर्स है और कौन कौन सा फ्यूचर कास्ट है। उन 3 कैटेगरी जो है, तीनों को वो अलग से लाइनअप करेगा, अलग से निकालेगा, छांटेगा, और उसमें से जो प्राइमरी कास्ट है जिसमें कि लीड कास्ट आप कह सकते हैं, है ना, और सपोर्टिंग कास्ट जो है, जो लीड कास्ट के सपोर्टिंग कास्ट हैं, जिनका भी अच्छा एक सेंटर कैरेक्टर्स होता है, तो उन तमाम एक्टर्स का एक कैरेक्टर स्केच जो है वो डेवलप करेगा। एक राइटर ने कैरेक्टर स्केच डेवलप किया तभी वो राइटिंग में उस कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया, राइट। जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक राइटर ने लिखा, एक स्क्रिप्ट में एक चरित्र को लिखा, एक कैरेक्टर्स को डेवलप किया, एक क्रिएट किया, क्योंकि सबसे पहला जो क्रिएटर होता है वो राइटर होता है। तो राइटर ने एक क्रिएट किया कि एक एक जो है एक गुंडे का एक विलन का कैरेक्टर है, जो कि पहले विलन नहीं होता है लेकिन बाद में वो विलन हो जाता है, बन जाता है। पहले वो बहुत अच्छा इंसान होता है बट परेशानी की वजह से, समाज की वजह से, लोगों की वजह से वो विलन बन जाता है, गुंडा हो जाता है, बदमाश बन जाता है। तो उस कंडीशन में राइटर ने तो वो चीज़ लिखा पूरा, लेकिन जब डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर विलेन का कैरेक्टर्स का वो एक प्रॉपर कैरेक्टर स्केच तैयार करेगा। उस कैरेक्टर स्केच में वो ये देखेगा कि वो जो विलन है वो कैसा, डायरेक्टर के परसेप्शन से वो विलन कैसा होना चाहिए। वो विलन क्या मेरे जैसा गंजा होगा, टकला होगा, या उस विलन के पास बाल होगा, या वो हाइटेड होगा बहुत, या बहुत नाटा सा विलन होगा, या पतला होगा बॉडी से, है ना, फिजिकली, या फिर बहुत मोटा होगा, हेल्दी होगा। तो विलन का बॉडी पॉस्चर जो है वो कैसा रहेगा, मतलब बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा रहेगा, एनाटॉमी कैसा रहेगा, ठीक है। ये तो पहली बात। दूसरा, चेहरे का जो वो है, क्या कहते हैं, फेस स्ट्रक्चर है, वो डिसाइड करेगा डायरेक्टर कि जो है विलन को दाढ़ी रहेगा, ठीक है, या वो क्लीन शेव रहेगा, या विलन जो है यहाँ पे एक बाली पहनेगा या बाली नहीं पहनेगा। तो वो जो भी चीज़ें हैं कैरेक्टर्स, उस पर्टिकुलर विलन के कैरेक्टर्स के लिए, उन तमाम चीज़ों पे डायरेक्टर जो है वो एक कैरेक्टर स्केच जो है वो तैयार करता है हर एक कैरेक्टर का। इवन एक चाय वाला भी, आप ये अगर स्पेशली जो फिल्म या जो वेब सीरीज़, जो बड़े लेवल की फिल्म बनती है बड़े प्रोडक्शन हाउस में, है ना, या जो सीरियल या क्या कहते हैं आपका वेब सीरीज़ बनता है ना, तो वहाँ पे या अच्छे टॉप लेवल की जो शॉर्ट फिल्म बनती है, तो वहाँ पे डायरेक्टर्स जो है एक एक कैरेक्टर, अगर सीन में 1 मिनट के लिए कोई चाय वाला एंटर कर रहा है तो उस चाय वाले का भी कैरेक्टर स्केच डायरेक्टर जो है वो करता है कि चाय वाले का शक्ल कैसा होगा, वो चल के कैसे आएगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, उसका बात करने का तरीका कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका जेस्चर पोस्चर्स कैसा होगा, वो बैठेगा तो कैसे बात करेगा, वो हंसेगा तो कैसा उसका चेहरा दिखना चाहिए। ऐसे तमाम एक्टर्स के लिए डायरेक्टर जो है अपना एक अलग अलग कैरेक्टर स्केच डेवलप करता है। उस कैरेक्टर स्केच को जब वो डेवलप करता है तो वो श्योर हो जाता है कि मुझे पर्टिकुलर इसी तरीके का कैरेक्टर चाहिए, इसी लुक का, इसी लुक का मुझे हीरो चाहिए, इसी लुक का मुझे हीरोइन चाहिए, इसी लुक का जो है मुझे प्राइमरी कैरेक्टर में सपोर्टिंग कैरेक्टर, मुझे ये पर्टिकुलर कैरेक्टर स्केच जो है इस तरीके का मुझे चाहिए। मतलब वो उसकी स्माइल ऐसी होनी चाहिए, उसका फेस ऐसा होना चाहिए। अगर सपोज करिए हीरोइन, लीड हीरोइन है तो उसकी आईज ऐसी होगी, उसका लिप्स ऐसा होगा, उसके बाल इस तरीके के होंगे, उसका पूरा गेटअप ऐसा होगा, वो कॉस्ट्यूम ऐसा पहनेगा, वो चलेगी तो ऐसे बात करेगी, वो जो है बोलेगी तो ऐसे बिहेव करेगी, है ना, उसकी बातों से उसका ब्रिंगिंग पता चलेगा, उसका एजुकेशन पता चलेगा। सपोज करिए अगर कोई बिहार की लड़की है तो कैसे बात करेगी, अगर कोई हरियाणा की लड़की है तो कैसे बात करेगी, अगर एक मध्य प्रदेश की लड़की है तो कैसे बात करेगी, एक दिल्ली की लड़की है तो कैसे बात करेगी, एक महाराष्ट्रियन लड़की है तो कैसे बात करेगी, एक चंडीगढ़ की लड़की है तो कैसे बात करेगी, पंजाबी लड़की, है ना, एक तमिलनाडु की लड़की है तो कैसे बात करेगी। तो उन तमाम स्टेट से रिलेट करता हुआ कैरेक्टर्स जो है
डायरेक्टर उसका कैरेक्टर स्केच निकालता है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी तनु वेड्स मनु, तो उसमें जो एक दूसरा कैरेक्टर जैसे कंगना जी का जो दूसरा जो सिमिलर थी जो कि आपका हरियाणा से बिलोंग करती थी, राइट, तो उसका एक कैरेक्टर स्केच पहले डायरेक्टर ने क्रिएट किया होगा। उस कैरेक्टर स्केच में उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ कि भाई जो हरियाणा से की जो रहने वाली जो लड़की है उसका बाल हम ऐसा दिखाएंगे, या मुझे बाल वैसा चाहिए, राइट, या उसका गेटअप ऐसा चाहिए, राइट, वो स्वेटर पहनेगी और वो ऐसे चलेगी, वो जब बात करेगी तो ऐसे बात करेगी ताकि वो हरियाणवी लगे। तो ऐसे ही एक डायरेक्टर जो है वो कैरेक्टर स्केच अलग अलग कैरेक्टर का वो क्रिएट करता है, और वो हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच क्रिएट करता है, चाहे वो 1 मिनट के सीन के लिए वो एक्टर जो है इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर वो पूरी फिल्म में वो इन्वॉल्व हो रहा है। उन तमाम एक्टर्स के लिए कैरेक्टर स्केच जो है वो डायरेक्टर तैयार करता है। उसके बाद वो बैठता है कास्टिंग डायरेक्टर के पास, वो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ फिर बैठता है, और बैठने के बाद वो अपना कैरेक्टर स्केच कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है, डिस्क्राइब करता है, कास्टिंग डायरेक्टर को बताता है कि मुझे इस तरीके का कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे चाय वाला इस तरीके का चाहिए, जो ऐसा बोलेगा, ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा बात करेगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे उठेगा, ऐसे हंसेगा, ऐसा कैरेक्टर मुझे लाके चाय वाले जैसा दीजिए, है ना, फाइंड सर्च करके दीजिए। या मुझे एक लीड एक्ट्रेस चाहिए इस तरीके का, है ना, इस स्टेट की होगी, सपोज करिए कि वो चंडीगढ़ की लड़की है और बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की है और इस तरीके, तो ये मेरा कैरेक्टर स्केच है, आप मुझे ऐसा सर्च करके, पंजाबी लड़की है ऐसा मुझे करके दीजिए, ठीक है। ऐसे अगर सपोज करिए कोई बैंक मैनेजर का कैरेक्टर है तो वो उसको ब्रीफ करेगा कास्टिंग डायरेक्टर, मुझे बैंक मैनेजर इस तरीके का चाहिए जिसका मूंछ हो थोड़ा और स्मार्ट सा हो, 30 साल का लड़का हो, है ना, और वो ऐसे बात करे, इस तरीके का चेहरा जो है पूरा राउंड होना चाहिए उसका फेस, इवन चेहरा भी फेस जो है वो राउंड होता है या वो लंबा होता है, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती है। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो उस लुक में जा रही बट मुझे क्यों नहीं लिया गया, मतलब, है ना, तो वहाँ पे लुक का बहुत मैटर करता है। सपोज करिए कि मेरा चेहरा जो है वो पंडित से मिलता है, मतलब अगर कोई मुझे पंडित बनाना चाहे तो सिर्फ मुझे यहाँ पे टीका लगाएगा मैं पंडित बन जाऊँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर के कैरेक्टर स्केच से मैं मिलूँ, हो सकता है नहीं मिलूँ, क्योंकि डायरेक्टर को कुछ और अलग तरीके का पंडित चाहिए। या मैं अगर एडवोकेट या मैं वकील बनूं तो हो सकता है कि मैं जैसा अभी वकील का मेरा ऐसा लुक है, डायरेक्टर को अलग लुक चाहिए वकील का, मैं भी जा सकता हूं लुक में, अगर मतलब रिजेंबल है कि अगर कोई मुझे देखेगा कोट वोट पहन लूँगा तो मैं वकील में जा सकता हूँ, राइट। लेकिन हो सकता है कि जो डायरेक्टर्स का कैरेक्टर स्केच है उसमें मैं फिट ना बैठूँ, क्योंकि डायरेक्टर्स को चाहिए इधर भी थोड़ा बाल, इधर भी थोड़ा बाल और यहाँ पे हल्का गंजा, ऐसा वकील चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर स्केच क्रिएट किया है, राइट। उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे ऐसा ही वकील चाहिए, थोड़ा मूंछ चाहिए उसको और चेहरा बहुत पतला चाहिए, मेरा तो राउंड है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी माइनर डिटेलिंग जो है इम्पोर्टेंट करती है फिल्म के कास्टिंग में या सीरियल या वेब सीरीज़ के कास्टिंग में। जहाँ तक सीरियल की बात है, सीरियल में जो लीड कास्टिंग है, मैं लीड कास्टिंग की बात कर रहा हूँ, लीड कास्टिंग में ये डिटेलिंग मैटर करती है, बट और जो सेकेंडरी कास्ट है वहाँ पे अब बहुत कुछ हो जाता है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अगर आपका बहुत तगड़ा है तो आप वैसे भी जा सकते हो। तो सीरियल की बात नहीं करूँगा मैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स के सीरीज़ की बात करूँगा या अमेज़ॉन के सीरीज़ की बात करूँगा या फिर फिल्म के सीरीज़ की बात करूँगा, फिल्म के लिए बात करूँगा, राइट, जहाँ पर कि ये चीज़ मैटर करता है, इतनी डिटेलिंग में कास्टिंग होती है। इसलिए अगर आपकी कास्टिंग नहीं हो रही है, या कई बार क्या होता है डायरेक्टर आपको 2 बार बुलाता है या 2 बार ऑडिशंस के लिए, लुक टेस्ट के लिए बुलाता है, क्योंकि डायरेक्टर्स बार बार रिकन्फर्म करना चाहता है कि मैं जिस कैरेक्टर स्केच के लिए मैं इसको बुला रहा हूँ क्या मैं कंफर्म हूँ इसके लिए। तो इसलिए आपको सोचना नहीं चाहिए कि हाँ वो मुझे अगर सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, सिर्फ आपका टैलेंट नहीं होता है, टैलेंट के अलावा भी लुक होता है, अपीयरेंस होता है, आपका बैठने का, चलने का, उठने का तरीका होता है ना, जेस्चर्स पोस्चर्स होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, उन तमाम चीज़ अगर आपका उनके डायरेक्टर के कैरेक्टर स्केच से मेल खाता है तभी आपको वो फाइनल या शॉर्ट लिस्ट करेगा या फाइनल करेगा। तो मुझे आशा है कि आपको आंसर्स मिल गया होगा। योग मिश्रा के ने बहुत प्रशिक्षित लोग भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते, वे 5 ही सेंस की बात करते हैं, आपने बहुत सही तरीके से समझाया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योग मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। और
मैं जो भी बात करता हूँ बहुत दिल से बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से, मेरी ओर से आप लोगों को हेल्प मिले और लाभ पहुँचे। जो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद भी उनको निराशा हाथ लगती है मुंबई में, अच्छे पैसे स्पेंड करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद भी उनको तकलीफ़ होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे रहे हैं जो कि ऐसे तमाम बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद भी उनको निराशा हाथ लगी है और फिर वो हार फार के फिर मेरा क्लास ज्वाइन किया, मुझसे सीख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे तमाम लोग रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु जो है, जो आपको टीच, वो क्या टीच कर रहा है, कैसे समझा रहा है, क्या बता रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी बताता हूँ दिल से बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो नॉलेज है वो आप तक पहुँचे और आप इससे आपका लाभ मिले, आपको आपके प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ें। आप काम करें जिस सपने के लिए, जिस ड्रीम के लिए आप जी रहे हो, बॉम्बे आए हो या आप अपने शहर में मेहनत कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आपको उसमें सफलता मिले। मेरी इच्छा ये है, राइट। और बाकी तो हर कोई जो है अपने हिसाब से टीच कर रहा है। मैंने आपको जैसे बताया कि बॉम्बे की हालत अभी बहुत ख़राब हो गई है। वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स बन गए हैं। जो टीचर्स नहीं थे वो भी पिछले 2 महीने 3 महीने में हर कोई टीचिंग करने लगा है। हर कोई अपने ब्रॉड पे एज अ टीचर आना शुरू हो गया है, क्योंकि हर किसी को लगने लगा है कि अब टीचर का प्रोफेशन बहुत ईजी है। बट इट्स नॉट ईजी प्रोफेशन, क्योंकि टीचर जो है वही किसी भी स्टेट का, किसी भी समाज का भविष्य निर्धारित करता है। मतलब उन तमाम जो फेक टीचर्स हैं उनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे सपने जो हैं मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो उनको घर लौटना पड़ता है। अच्छा खासा पैसा जो है वो वेस्ट कर देते हैं। उनके पास पैसा नहीं रहता, और फिर घर लौट जाते हैं, अपने स्टेट को लौट जाते हैं, अपने शहर लौट जाते हैं, और ज़िंदगी भर के लिए वो एक्टिंग से हाथ जोड़ लेते हैं। उनको लगता है कि बस मैं गलत चक्कर में पड़ गया, या है ना। तो ऐसा नहीं है। मैं उन तमाम एक्टर से भी बोलना चाहूँगा जो मुझे पहली बार देख रहे हैं कि आप कभी भी किसी टीचर को ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत देख समझ के, परख के ज्वाइन करिए। क्योंकि गलत टीचर अगर आपको पकड़ाता है तो आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। वो दोनों चीज़ आपका ख़राब होगा, जिससे कि आपका नुकसान होने वाला है, उनका नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आज का सेशंस, हाउ टू मेक डिक्शन स्ट्रॉन्ग। देखिए, डिक्शंस करने अच्छा सही करने के लिए आपका रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग में जो है आप एक एक शब्द को बहुत गंभीरता से पढ़ना शुरू करिए। आप उसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग पावर बढ़ाइए। लोग जो बोलते हैं, जिनको आपको लगता है कि जो अच्छा बोलते हैं या जो अच्छा शुद्ध हिंदी बोलते हैं या अच्छा हिंदी, उसको गंभीरता से सुनिए। वो कैसे बोल रहे हैं, वो शब्द को कैसे उच्चारण कर रहे हैं, उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं उस शब्द को, उसको ध्यान से सुनिए और फिर आप अपने डिक्शन पे काम करिए। ठीक है, उसको रियाज़ करिए, तो अपने आप वो चीज़ धीरे धीरे रिकवरी होने लगेगी। आपके शब्द में, आपके अल्फाज में जो आप यूज़ कर रहे हो, वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जर्वेशन, मतलब शब्द पे ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए। आप न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ चैनल्स पे जो न्यूज़ बोलते हैं उसको देख सकते हैं। डिस्कवरी चैनल जो है, वहाँ पर जो एंकर बोल रहा होता है उसको सुनिए। हाँ, कोई गज़ल जो है वो उठा लीजिए। अगर उर्दू का शब्द यूज़ करना है तो आप जो है गज़ल को आप सुनिए, उसको कि कैसे बोला जा रहा है, शब्द को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे उच्चारण कर रहे हैं उसका। तो वो सब सुनेंगे धीरे धीरे और उस पर प्रैक्टिस करिए, तो अपने आप फिर आपका जो डिक्शन है वो सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और कल मैं एक नए सेशन के साथ मिलता हूँ और वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा फेसबुक पे। जो लोग मेरे से नहीं जुड़े हैं वो मेरे से फेसबुक पे जुड़ जाएं, ताकि आपको नया अपडेशन मिल जाए। और जिनको मेरा नया सेशन, या जो मेरा पहला सेशन, ये मेरा 6 सेशन था, आज मेरा 6ठा सेशन था। तो इससे पहले जो 5 सेशन हैं जो मेरा देखना चाहते हैं, वो आप फिर से मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब चैनल पे एक्टिंग फॉर फिल्म स्टूडियो के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। वहाँ पे टाइप करके आप मेरे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं। वहाँ पे आप वो तमाम 5 वीडियो देख सकते हैं, 5 लेसन्स देख सकते हैं। वो 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे का सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। उसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा अपने प्रोफेशन में, अपने काम करने में।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग अभी तक बने रहे, आपने ध्यान से सुना मेरी बातों को। और बस मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप सुनिए नहीं, इसको अमल भी करिए, इसको अपने जो आपका जो डेली रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसमें इसको अप्लाई करिए। अपने क्राफ्ट पे काम करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, और कोरोना का जो है डट के मुकाबला करते रहिए, है ना। जो प्रधानमंत्री हमारे जो मिनिस्टर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, उसे भी आप रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो देश की बात कर रहे हैं। और घर से निकलिए मत, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम 3 PM। थैंक यू।